हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूं, यहां पे लेक्चर नंबर 2 लेके। यकीन 5.0 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेटली यही चैप्टर है जो हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है, सारी चीजें समझी हैं। हम लोगों ने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्टार्ट किया था एक वायर से। सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ की अगर हम बात करें, वहां से शुरुआत होती है। वहां से हम देखते हैं कि एक छोटे से वायर के एक छोटे से एलिमेंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पी पे। हमने उसका वेक्टर फॉर्म देखा, स्केलर फॉर्म देखा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला हमने देखा। म्यू नॉट हमारी परमियाबिलिटी होता था, परमिटिविटी नहीं, परमियाबिलिटी। मैग्नेट में परमियाबिलिटी आता है, राइट। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे हम लोगों ने एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड तो देखी, पर फिर हमने देखा अगर पूरी वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखी हमने, फाइनाइट वायर कह सकते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड देख ली। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, सेमी इन्फिनिट वायर, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे डिस्कस करेंगे, आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले हम लोग ये याद रखें, जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उसके फॉर्मूलाज हम लिखते जाएं, उनको बिल्कुल ना भुलाएं, उनको याद रखें अच्छे से, ठीक है। आज आगे ही कंटिन्यूशन करेंगे, आज हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। आज के सेशन में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, पर उससे पहले एक रिकैप जरूर दूंगा। आज हम लोग नया क्या करेंगे वो यही है, वायर की हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, एक आर्क ऑफ द सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड और एम्पेयर सर्कुलर लॉ हम शुरू करने वाले हैं। बट एक सबसे पहले हम लोग एक रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने रिकैप में हमने सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है ना। तो बायोट सेवर्ट लॉ की अगर हम बात करें, उन्होंने हमें बहुत ही आसान तरीका बता दिया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक एलिमेंट से, ठीक है ना, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं यहां से कितना आया था इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट है आप लोगों के लिए। आप लोग हमेशा कहते हैं ना सर फॉर्मूला शीट दे दो, सर फॉर्मूला शीट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये फॉर्मूला शीट है। तो क्या इन्होंने बताया था, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था डीबी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो म्यू नॉट, और हम लिख सकते हैं आई, और डीएल क्रॉस आर। डीएल की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, डिवाइडेड बाई क्या आता था 4 पाई आर क्यूब। और अगर हम ध्यान से देखें इसी को हम मैग्नीट्यूड वाइज भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डीएल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक एंगल आ जाता है साइन थीटा, लिख सकते हैं। थीटा एंगल बिटवीन डीएल और आर होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है ना। ये बायोट सेवर्ट लॉ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने देखा था एक फाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें फाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू फाइनाइट, और कैसी, स्ट्रेट वायर, फाइनाइट। और फिर हमने देखा था स्ट्रेट वायर, वो यहीं से निकाली जा सकती है बायोट सेवर्ट से, बट इसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि हमने स्किप किया। इंटीग्रेशन अपने काम का नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं था, और यहाँ पे भी हमें इसका रिजल्ट याद रखना है। और अगर आप रिजल्ट याद रख रहे हो तो बिल्कुल आप इस तरीके से इसको याद रखो। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी एक फाइनाइट वायर की वजह से, अगर हम ध्यान से देखें, मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ आई, तो हम लोग क्लियरली किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेट अस से ये डिस्टेंस है आर। यहाँ पे अगर आपको फील्ड निकालनी है तो हम लोगों को ये एंगल चाहिए होता है, एक एंगल आप थीटा 2, एक एंगल को आप मान लो थीटा 1, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो आती थी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डिस्टेंस, और फिर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, कई जगह पे, कई किताबों में, या फिर कई बार आपने नोट्स में साइन की जगह कॉस पढ़ा होगा। यहाँ पे पढ़ा है क्या आपने, कहीं देखा है? नहीं देखा तो अच्छी ही बात है, ठीक है। अगर देखा है तो याद रखना, आप लोगों ने कई जगह यहाँ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ऐसे कुछ देखा होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एंगल यहां से लिया जाता है, इधर से। अभी हम ये एंगल थीटा यहां से ले रहे हैं, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं और ये एंगल नाप रहे हैं। वो ये वाला एंगल दिया जाए क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और cos साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा बन जाता है। इस तरीके से फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो, जो हमने एंगल लिए हैं वो यहां से लिए। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये दोनों एंगल देख लेंगे तो हो जाएगा।
इनफाइनाइट वायर का यहीं से हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया था, यहीं से हमने देखा था अगर इन्फिनिट वायर हुआ तो, अगर हमारी वायर कैसी हुई, इनफाइनाइट वायर हुई, तो यही मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बन जाता था। और अगर सेमी इन्फिनिट वायर होती थी, ठीक है ना, यहीं पे हमने देखा था अगर हमारी सेमी इन्फिनिट वायर होती थी, सेमी इनफाइनाइट वायर यानी कि एक एंड पॉइंट हमें पता है एक पॉइंट नहीं पता, तो उस केस में हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो हो जाता था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। यहाँ पे एक एंगल आपका 90 डिग्री और एक एंगल आप कोई भी θ1 या θ2 में से किसी को 0 ले लेते थे, ये सेमी इनफाइनाइट के लिए हम लोग करते थे, ठीक है ना। पाम रूल से हम इसकी डायरेक्शन देखते थे, करंट ऊपर जा रहा है आप ऐसे करके देख सकते हो, इनटू द पेज है, यहां देख रहे हो तो आउट ऑफ द पेज है, अगर यहां कोई पॉइंट है तो टिप्स आपकी पॉइंट की तरफ होगी, थंब करंट की तरफ होगा, आउट ऑफ द पेज आ जाएगा, यानी कि पाम रूल हम लोगों के काम आएगा, है ना। पाम रूल है बहुत काम का, वो अपने काम आएगा, उससे हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था सर्कुलर लूप से। अच्छा, इसमें भी एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मान लो एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूं, देख लेते हैं इस तरीके से, ये एग्जांपल भी अच्छा है। मान लो तो एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ऐसे दे दिया जाए वायर, कोई सेमी इन्फिनिट वायर दे दी जाए, यहां से शुरू हो रही है ये वायर और ये वायर जा रही है इन्फिनिटी तक, मान लो ऐसे दे दिया जाए, और करंट ऊपर है, और मान लो मैंने करंट दे दिया आई, ठीक है ना, कितना करंट दे दिया आपको, आई करंट ऊपर जा रहा है, सेमी इन्फिनिट वायर है, सेमी इनफाइनाइट है या नहीं है पहले बताओ, है ना। क्यों सेमी इनफाइनाइट है सर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है पर इसका अंत कहां हो रहा है नहीं पता, ठीक है ना। आरंभ हमें पता है, अंत नहीं पता, यहां से शुरू हो रहा है, कहां ये खत्म हो रहा है ये नहीं जानते, बहुत दूर तक जा रही है। और अब आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे पूछ रहा है कहीं, वो कह रहा है इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, और फिर हम लोगों को ये डिस्टेंस दे दिया, हमें बोल दिया कि ये डिस्टेंस कितना है ए, ठीक है ना, हमें क्या दे दिया ये डिस्टेंस ए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब यहां पे सेमी इन्फिनिट वाला तरीका हम लगा सकते हैं, एक्चुअली हमें फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है बहुत ध्यान से देखना। यहां पे हमें ये दे दिया ए, और इसके साथ साथ मान लो एक चीज और दे दी, मान लो ये वायर से अगर हम ध्यान से देखिए ये वाला एंगल और दे दिया, सपोज ये एंगल हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया कि ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, गिवन क्या है यहाँ पे, करंट गिवन है, और हमें ये डिस्टेंस ए गिवन है, यहां से वायर के एंड पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है कितना, ये डिस्टेंस हम लोगों को कितना दे रखा है बोलो, पी पॉइंट से ए, और हम लोगों को थीटा एंगल गिवन है, ठीक है ना, थीटा हमारा जो ये यहाँ पे एंगल है, ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आप लोगों को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो यहाँ पे क्या इनटू द पेज, इसमें कोई हर्ट्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अब भी इनटू द पेज आएगी। पर आप कहोगे सर वायर यहां से नहीं शुरू हो रही, वायर यहां से शुरू हो रही है, शुरुआत वायर की यहां से है, यहां से नहीं है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या चाहिए होता था, जब हम फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला डालते थे तो हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, फाइनाइट वायर वाले फॉर्मूले में जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है ना, फाइनाइट वायर का, भी पीछे दिखाया भी है ना मैंने, कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले को यूज करो। तो इस फॉर्मूले में हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, आर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, और फिर साइन θ1 प्लस साइन θ2, इस फॉर्मूले का अपने को इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है ना, साइन θ1 साइन θ2, ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें आप लोग सोचो ध्यान से, हम एंगल्स की बात करें, यहां पे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो अगर आपको ये ए दिया है, ये थीटा दिया है, तो यहां से जो आर होगा वो ये होगा, आर होगा ए कॉस थीटा, ठीक है ना। आप कहोगे सर यहां तो वायर है ही नहीं, पर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना, दिस इज अ लाइन ऑफ वायर, जिस लाइन पे वायर आगे चल रही है, शुरू यहां से हो रही है, बट ए को ये नहीं लेना, हमें ए कॉस थीटा लेना है, ये डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी आर की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा, ए कॉस थीटा। अब बात आती है θ1 θ2 क्या ले, अगर आप देखो ध्यान से, इसका दूसरा एंड पॉइंट कहां होगा, इन्फिनिटी पे, एक एंड पॉइंट कहां होगा, इन्फिनिटी पे, यानी कि इनफाइनाइट वायर जब हम देखते थे तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जिसको आप बोलते थे θ1, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, θ1 कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब बात करते हैं θ2 की, θ2 एंगल यहां देखा करते थे, याद है, यहां देखा करते थे, क्योंकि जब कोई वायर ऐसे होती थी, याद करो, मान लो कोई वायर ऐसे होती थी, तो θ1 ये वाला एंगल होता था,
ठीक है ना। θ2 हम इस वाले एंगल को बोलते थे, नीचे वाले एंगल को, इस वाले एंगल को जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं θ2 बोलते थे। तो यहीं से तो एंगल नापने थे हमें। तो θ1 तो ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि हम 90 डिग्री ले सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री ले सकते हैं। बात करते हैं θ2 की। θ2 तो नीचे आता था, पर नीचे तो यहां तो कोई वायर है ही नहीं, है ना, यहां पे तो कोई वायर है ही नहीं, और वैसे भी ये नीचे होना चाहिए था, पर ये एंगल भी ऊपर है। अरे अगर आप देखो θ1 भी हमारा क्लॉकवाइज है और θ2 भी क्लॉकवाइज है, तो θ2 को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि θ2 पॉजिटिव तब लेते थे जब वो यहां होता था। आप इसको फिर से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, मान लो हमारी कोई वायर है, इस तरीके से आप ध्यान से देखो, और आपने ये वाला एंगल नापा, ये क्लॉकवाइज नापा, ये θ1 है, और ये वाला एंगल नापा, ये एंगल कितना है, θ2। अब इस वायर को छोटा करते जाओ। मान लो ये वायर छोटी कर दी हमने, आपने कहा नहीं सर ये वायर सिर्फ यहां तक है, तो θ2 कम हो जाएगा ना। यहाँ पे पहले θ2 ज्यादा था, आपने वायर को नीचे छोटा कर दिया, ये कम हो गया। अगर आपने सेमी इन्फिनिट ले लिया, आपने कहा नहीं सर वायर सिर्फ यहां तक है, वायर सिर्फ यहां तक है, तो θ2 0 हो जाएगा इस केस में, है ना। इस केस में θ2 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है वायर लंबी होगी तो 90 डिग्री होगा, जैसे जैसे वायर छोटी करोगे θ2 घटता जाएगा। वायर की लेंथ अगर यहां तक होगी तो θ2 0 हो जाएगा। बट वायर अगर सिर्फ यहीं तक है, यानी कि वायर सिर्फ अगर यहीं तक है, तो θ2 आपका नेगेटिव होगा। फिर इसको आप θ2 कहोगे, बट ये नेगेटिव एंगल होगा, क्योंकि इसके पॉइंट के नीचे जब आती है वायर तो θ2 पॉजिटिव होता है, और इससे ऊपर जाएगी तो θ2 नेगेटिव होगा। यानी कि अपने इस केस में हम लोगों को याद रखना है, हमारा जो ये केस बन रहा है, इस केस में हमें याद रखना है ये मेरा θ2 है, बट ये नेगेटिव होगा। यानी कि यहां पे θ1 तो आपने ये लिया, θ2 को आपको लेना पड़ेगा माइनस θ। θ2 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस θ। तो यहां पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4 पाई। ए नहीं लेना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, हमें लेना पड़ेगा आर। आर की जगह हमें लिखना पड़ेगा a cos θ, और यहां पे हमें क्या मिलेगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, साइन θ1, ठीक है ना। साइन θ1 कितने अपने पास, साइन 90 डिग्री, प्लस साइन θ2, और साइन θ2 कितना है, साइन माइनस θ। यानी कि यहां पे हम सिंपली लिख सकते हैं μ0r बाय 4 पाई a cos θ, और यहां से आ जाएगा साइन 90, यानी कि 1 माइनस साइन θ। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देता हूं इसका मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। यहां पे मान लो हमारे पास सवाल आ जाए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे मान लो, देखो मैं आपको एक वायर देता हूं, कुछ इस तरीके से दिखती है, ये वायर ऐसे जा रही है, ठीक है, यहां से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, अंत पता है, नहीं पता, हमें इसका सिर्फ प्रारंभ पता है, अंत नहीं पता, कहां से ये आरंभ हो रहा है जानते हैं, अंत नहीं पता, और ये जा रहा है ऐसे, करंट मान लेते हैं, करंट जा रहा है आई। अब वो बोले कि मान लो जी हम लोगों को कहाँ निकालना है, वो हमसे बोले ये देखो ध्यान से, वो बोले भाई ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है, लेट अस से 0.4 मीटर, ये डिस्टेंस अपने को कितना दे रखा है, 0.4 मीटर, और वो बोलेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मान लो करंट आपको दिया है 2 एम्पियर, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करूंगा, कैलकुलेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो। और उसके अलावा हम लोगों को क्या दिया है, शुरुआत तो वायर की यहां से हो रही है, हमें दिख रहा है शुरुआत तो यहां से हो रही है वायर की, ठीक है ना। और हम लोगों को मान लो ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल कितना है, सपोज ये वाला एंगल दे दिया, अब हमें ये एंगल हमें दे दिया 37 डिग्री, ठीक है ना। कितना दे दिया ये वाला एंगल, 1 सेकेंड, ये एंगल हमें दे दिया 37 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या कर सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले वही चीज कि हम लोगों को ये चाहिए, ये मेरा आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये क्या बन गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ये बन गया मेरा बेस, और ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर। और आपको पता है परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, 0.4 साइन 37 होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.4 साइन 37 डिग्री, ठीक है ना, साइन 37 डिग्री हो जाएगा, 0.4 साइन 37 डिग्री, ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, और सॉरी ये वाला साइड हो जाएगा, ये वाली होगी कॉस, बट इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ साइन वाले की जरूरत है, ठीक है। ये बीच में से ये जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, बोर्ड में कभी कभी भूत आ जाता है, वो अपना आप लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आ गया 0.4 साइन 37, ये वाली साइड कॉस होती, ये साइन होती, पर हमें तो यही चाहिए क्योंकि ये मेरे आर की तरह काम कर रही है, हमारे लिए ये काम की है।
अब बात करते हैं θ1 θ2 की। ऑब्वियसली यहां से एक एंगल जो ऊपर की तरफ मेजर किया जाएगा, ये वाला एंगल होगा हमारा θ1 जो कि होगा 90 डिग्री, और θ2 को हमें कितना डालना है, -37 डिग्री। या फिर आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो ये आ जाएगी μ0I 2πa। यहां पे कॉस आएगा या साइन, साइन आ रहा है इस केस में, क्योंकि एंगल हमें ये वाला नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में ये वाला एंगल दिया था। फर्क देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में ये एंगल दिया था, इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल नहीं दिया, इस क्वेश्चन में यहां से एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको ये वाला एंगल दिया जाता तो आपका साइन आता है ये, बट आपको ये वाला एंगल दिया तो कॉस आता है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसका बेस हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहां पे अब हमारा आंसर आएगा μ0I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 0.4 साइन 37 डिग्री, ये तो आर की जगह आ गया। अब साइन θ1 यानी कि 1 माइनस साइन 37 डिग्री, याद है ना, भी पीछे किया था साइन माइनस थीटा, हम जानते हैं साइन -37 डिग्री को हम माइनस साइन 37 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर लोगे, μ0/2π को हम लिख सकते हैं 4π इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है। आई की जगह हम क्या डाल सकते हैं, करंट है हमारा 2 एम्पेयर, 1 माइनस साइन 37 हम जानते हैं कितना होता है 3/5, और नीचे कितना आ जाएगा 0.4 इंटू, नीचे साइन 37 है तो साइन 37 कितना हो जाएगा आपको पता है, साइन 37 यहाँ भी नीचे 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। पाई से पाई कटा, 2 से ये 2 कटा, ठीक है। अब ऊपर है 4, नीचे है 0.4, ऊपर देखो 2 इंटू 2 4, नीचे 0.4, तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर -7, और ऊपर आ गया मेरा 1 माइनस 3/5, ये आ जाएगा कितना 2/5, और नीचे कितना है मेरा 3/5, तो ये 5 से 5 कट गया, तो यानी कि आ गया 2/3 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, जो भी है 0.67, जो भी आपकी आ रही है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कुछ मिस ना कर दिया हो। μ0I/2π, 2π नहीं आना था, यहाँ पे 4 आना था ना, एक सेकेंड, हमने यहाँ पीछे भी 2π लिख दिया है क्या, 4π लिखा है पीछे, यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ 2π नहीं आएगा, फॉर्मूले में 4 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 4 आना था, फॉर्मूले में 4 आना था, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट एक बार रीचेक कर लिया करो, कुछ गलत ना कर दिया हो। जैसा कि देखो मैंने यहाँ कर दिया था, तो ये तो सिंपल ही कट जाता। जो भी आंसर आ रहा है इसको ट्वाइस कर दो, है ना, क्योंकि हाफ कर दो, बेसिकली 1/3 आ जाएगा, यानी कि नीचे एक 2 का फैक्टर और लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/3 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है ना। मैंने गलती से यहाँ पे फॉर्मूले में 2 लिख दिया था, जबकि 4 आना था, सही लिखा था, यहाँ सही लिखा था, पीछे गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 आना था, 2 नहीं आना था, यहाँ पे 4 आना था, 4π तो कट ही गया, तो यहाँ पे आपका ये वाला 2 नहीं आएगा, एक्स्ट्रा जो मैंने लगा दिया, ये 2/2 नीचे एक 2 बचेगा, ठीक है ना, तो एक नीचे 2 बचेगा, वो कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है आप लोगों ने कैलकुलेशन देख ली होगी उस टाइम भी, मैंने शायद यहाँ 4 की जगह 2 लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई थी, बट ठीक है। उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो इस तरीके से, बस इतना याद रखना, अगर ये वाला एंगल दिया है तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, अगर ये वाला एंगल दिया तो साइन थीटा आएगा, और अगर डायरेक्ट डिस्टेंस दिया तो बढ़ेगा, तो बढ़िया ही है कि हमें डायरेक्ट डिस्टेंस दे दे, अगर ये वाला डिस्टेंस डायरेक्ट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप इसको डाल सकते हो, बट वो ज्यादातर केसेस में ये डिस्टेंस देते हैं। हालांकि जेई में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आम है, बहुत मामूली है, नीट के लिए खास हो जाता है, क्योंकि नीट में ऐसा सवाल आया नहीं है, बट अगर आ जाएगा तो हमें आना चाहिए करना, ठीक है। तो जेई का ये मामूली सवाल नीट के लिए एक खास सवाल बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सबको अच्छी तरीके से। सेमी इन्फिनिट वायर है, पर स्टार्टिंग पॉइंट के इधर ज्यादातर जो हम सेमी इन्फिनिट करते थे वो यहाँ से शुरू करते थे, पर ये वायर यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाला हिस्सा नहीं है वायर का, ठीक है। ऐसे में ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलो कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज। सो यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है बायोट-सेवर्ट लॉ की, तो क्या होगा यहाँ पे डीबी का फॉर्मूला हमें कौन सा सही दिख रहा है, इनमें से कौन सी वेक्टर फॉर्म आपको सही नजर आ रही है, आप ध्यान से देखो कौन सी वेक्टर फॉर्म यहाँ पे सही नजर आ रही है, ध्यान से देखो कौन सी फॉर्म सही है, ये वाली, ये वेक्टर में है ही नहीं, ये तो स्केलर फॉर्म है, ये वाली नीचे r³ नहीं है, ये वाली सही है, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिस इज द करेक्ट चॉइस, इसको आप देख सकते हो, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम। A circular coil of radius r carries a current I. The magnetic field at its center is B. The distance from the center on the axis of the coil where the magnetic field will be B by 8. यहां पे देखो, अब हमें सर्कुलर कॉइल वाला फॉर्मूला याद करना है, तो एक बार रिकैप में सर्कुलर कॉइल को भी मैं बता देता हूं। सर्कुलर कॉइल के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, सर्कुलर कॉइल याद है। जस्ट रिकैप दे रहा हूं मैं फॉर्मूले का, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। वैसे तो आपको याद होना चाहिए। हमने देखा था, अगर ऐसे हमारी सर्कुलर कॉइल है, मान लो इस तरीके से करंट जा रहा है, इसकी एक्सिस पे अगर आप एक्स डिस्टेंस पे निकाल रहे हो और रेडियस इसका आर है, अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो, इस डिस्टेंस को आर भी कह सकते हो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आती है म्यू नॉट आई, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ऑन एक्सिस, ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन पे अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है आपसे, तो ये होता था। डायरेक्शन अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये डायरेक्शन होगी, अगर यहाँ से करंट क्लॉकवाइज होता तो टूवर्ड्स द सेंटर होती, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, राइट। और सेंटर पे अगर आप ध्यान से देखो, एट सेंटर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हम एक्स को डाल सकते हैं 0, यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आती है वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हो जाती है सिंपली 2r, ठीक है ना। पाई नहीं आता यहाँ पे कितनी आ जाती है 2r। तो आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे हम पूरी सर्कुलर कॉइल से भी देख रहे हैं, उसकी एक्सिस पे और सेंटर पे। इसी को याद करते हुए इस क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, कितना करंट है उस पे बोलो I। एक सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस r, करंट कितना है I। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B, सॉरी, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B है, कितना फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। यही होगा ना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज B by 8। यानी कि वो बोल रहा है कि अगर ये कॉइल है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, ये हमारा BC हो गया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब वो बोल रहा है यहाँ एक्सियल पोजीशन पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी BA, वो कितनी है अगर हम ध्यान से देखें, वो BC डिवाइडेड बाई 8 है। यानी कि जो भी हमारी सेंटर पे है उसका डिवाइडेड बाई 8 है। यानी कि हमें पता है एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और एक 2 का फैक्टर भी यहाँ पे था। और हमें बोल रहा है कि ये किसके इक्वल है, ये है BC डिवाइडेड बाई 8, और हमें पता है BC का फॉर्मूला म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r इंटू 8। यानी कि इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट I आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, 16r क्यूब, सॉरी 8 नहीं, यहां से कितना आ गया 16r क्यूब नहीं 16r सिर्फ, ठीक है ना। कितना आ गया यहाँ से 16r। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो म्यू नॉट I से म्यू नॉट I है, और आप देख सकते हो यहाँ 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, और यहाँ आर स्क्वायर है, आप इस आर को इधर ले जाओ, इस चीज को उधर ले जाओ, यानी आर को लेफ्ट साइड ले जाओ तो यहाँ से आ जाएगा 8r क्यूब, और इसको राइट साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ फंस गए, तो सबसे पहले क्यूब रूट ले लो, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो इसकी पावर 3 थी, ये 1 बन जाएगी, यानी कि ये 1/2 बचेगा। दोनों साइड क्यूब रूट ले रहे हैं यानी पावर 1/3 ले रहे हैं, यानी कि क्यूब रूट का मतलब है 8r क्यूब की पावर 1/3 क्यूब रूट, और दूसरी साइड मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2 की पावर 1/3, है ना। तो ये 3 3 कट जाएगा, हम यहाँ पे क्यूब रूट ले रहे हैं दोनों साइड, प्लीज इसको ध्यान रखना क्या किया है हमने। इसके बाद क्या होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, फाइनली मैं देख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का क्यूब करते हो 8 आता है, तो 8 किसका क्यूब रूट है, ठीक है, ध्यान से देखो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 8 का क्यूब रूट होगा 2, ठीक है ना। 8 2 का क्यूब है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 2, और r क्यूब से यहाँ पे कितना आ जाएगा r, देखो ना ये पावर 3 से 3 कट जाएगी, यहाँ बचेगा r, तो राइट साइड बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि ये अंडर रूट है। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ठीक है ना। अब सॉल्व करने के लिए क्या कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर दो, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 4r स्क्वायर और राइट साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3r स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, एक्स आ जाएगा √3r।
हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी सी मैथ्स आपको यहाँ पे अच्छे खासी नजर आ रही है, तो आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए ये सबको अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम्स में, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ सर्कुलर कॉइल carrying a certain current produces a magnetic field B naught at its center. The coil is now rewound so as to have 3 turns and the same current is passed through it. यानी कि समझते हैं, यहां पे हमारे पास एक कॉइल थी, यहां पे अपने पास एक कॉइल थी इस तरीके से, और इसकी कुछ लेंथ होगी और हमने इसके अंदर कुछ करंट डाला हुआ है, लेट अस इस पे कुछ करंट है, कितना है आई, कितना करंट है इसमें आई। और वो कह रहा है इस कॉइल को हमने तोड़ के 3 टर्न्स बना दिए, यानी कि इसकी लेंथ कंजर्व रहेगी। यहां पे हमने क्या किया, इससे 3 टर्न्स बना दिए, इस एक कॉइल के हमने बना दिए 3 टर्न्स, यानी कि एक टर्न, ठीक है ना। मैं इसको दिखा देता हूं, ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, इसके हम 3 टर्न्स बना देते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये पहला टर्न बन गया हमारा, ठीक है ना। ऐसे ही एक और टर्न, मतलब 3 कॉइल बना दी इस कॉइल से, और तीसरा टर्न, तो इसमें 3 टर्न्स बना दिए, यानी कि एक टर्न से 3 टर्न्स, तो यहां से बन गए हमारे 3 टर्न्स हमारे बन गए, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर एक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r है, तो 2 टर्न से होगी 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, 3 टर्न से होगी 3 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, प्लस यहाँ पे जो रेडियस है ना वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे अगर मेरा रेडियस है कैपिटल आर, तो यहाँ पे मेरा रेडियस स्मॉल आर होगा। रेडियस आप कंजर्व कर सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ लेंथ कंजर्व है। यहाँ पे जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस इसकी टोटल लंबाई थी। यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, 3 इंटू 2 पाई आर, यही होगी, समझ सकते हो। यहां से जो इसकी लंबाई है वो 2 पाई आर है सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे कितने टर्न्स हैं, 1 2 और 3, तो एक टर्न हो गया 2 पाई आर, तो 3 इंटू 2 पाई आर, दोनों को कंजर्व कर दो, है ना, दोनों को कंजर्व कर दो, यानी कि आप लिख दो 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई ने 2 पाई को मारा, आर हमारा कैपिटल 3 बाय और कैपिटल आर बाय 3 आ गया, स्मॉल आर मेरा कैपिटल आर बाय 3 आ गया। अब ऐसे केस में इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी सेंटर पे, बोलो, वो होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर हम ध्यान से देखें, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल आर, बट 3 टर्न्स भी हैं, नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चीज याद रख सकते हो, अगर एक सिंगल कॉइल, अगर हम बात करें एक सिंगल कॉइल है, रेडियस आर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, अगर इसमें करंट जा रहा है कितना आई, तो अगर आप यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हो, सपोज आपने कितने टर्न्स ले लिए, यहां पे आइडेंटिकल कॉइल ले लिए और आपने कितने टर्न्स ले लिए, n टर्न्स। ये सोलेनॉइड नहीं है, ये कॉइल्स हैं जिसके हमने टर्न्स बनाए हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे n टर्न्स ले लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट सब में सेम रखते हैं, सेम रेडियस की बात कर रहे हैं, सेम रेडियस की कॉइल है r रेडियस की, तो यहां से हमारा n इंटू जो b डैश हो जाएगा n इंटू बी हो जाएगा, यानी कि n इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये बात आप याद रख सकते हो, यानी कि एक कॉइल से इतना है तो यहाँ पे n कॉइल से इतना हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इससे ये कॉइल नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूं ऐसी एक कॉइल से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो n कॉइल्स होंगे तो उससे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, n कॉइल से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे। पर यहां क्वेश्चन में फर्क क्या है, उसने एक ही कॉइल को काटा और 3 टर्न्स बनाए, तो पहले आपको रेडियस भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां निकालना है, तो पहले रेडियस भी देखो, क्योंकि यहाँ पे एक कॉइल थी, इसी को तोड़ा और 3 टर्न्स बना दिए हमने, तो यहाँ पे पहले रेडियस देखो, वो आ गया r/3। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होगी वो होगी 3 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, यानी कि म्यू नॉट आई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r/3, यानी कि आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। 3 का स्क्वायर हो गया 9 टाइम्स जो भी पहले मैग्नेटिक फील्ड थी, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले आपने बी नॉट मानी है, तो आपकी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 9 टाइम्स बी नॉट, ठीक है। यानी कि हमें एक क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले यहां समझना ये अलग चीज है, यहां पे हमें सिर्फ ये बता रहा है एक टर्न से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो n टर्न से इतनी होगी, यहां सबका रेडियस सेम है। इस क्वेश्चन में एक टर्न को तोड़ के बनाया है 3 टर्न्स को, पिछले वाले में ऐसा नहीं था, पिछले में 3 एक जैसी कॉइल्स उठा के ले आए थे, इसमें एक कॉइल को काट के 3 कॉइल्स बनाई हैं, 3 टर्न्स बनाए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो यानी कि इन जनरल
अगर हम ध्यान से देखें, क्या हम इसका कोई जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं? इन जनरल अगर आपको एक सिंगल कॉइल दी जाए और इसको कट करके इससे हम ट्रांसफर करके एन टर्न्स बना रहे हैं, एक कॉइल से एन टर्न्स बना रहे हैं, तो हमें यह पता हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारे एन टर्न्स बनेंगे सबका रेडियस छोटा होगा। यहाँ पे कितने टर्न्स बनेंगे हमारे, मान लो हमने कितने टर्न्स बना लिए, एन टर्न्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेरे टर्न्स हैं वो बन गए एन टर्न्स। और अगर आप रेडियस की बात करो स्मॉल आर डायरेक्टली आप बोल सकते हो वो आर बाय एन होगा। और अगर आप फाइनल मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड आपने मान ली यहाँ पे बी नॉट है, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली यहाँ पे होगी एन स्क्वायर टाइम्स बी नॉट। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने इससे तीन टर्न्स बनाए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 स्क्वायर टाइम्स आ गई थी, यानी कि 9 टाइम्स आ गई थी। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रख सकते हैं हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane, ठीक है ना, दोनों सेम प्लेन में है। द करंट the radii are 20 centimeter and 40 centimeter, they carry respectively 0.2 ampere and 0.3 ampere currents in the opposite direction, the magnetic field in Tesla at their center। ओके, तो पहले तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इसको केयरफुली रीड करना चाहिए। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है तो सबसे पहले ये समझो, यहां पे 2 अलग अलग कॉइल्स की बात कर रहा है। मैं 2 कॉइल ले लेता हूं अलग अलग। अगर हम ध्यान से देखें, मैं मान लेता हूं कि एक कॉइल मेरी, ये सबसे पहले बना देता हूं, ये पहली कॉइल है जो मैंने पिंक कलर से दिखाई है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कॉइल मान ली जो मैंने पिंक कलर से दिखाई है, इसमें कुछ करंट जा रहा होगा। लेटस से इसमें करंट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि यहां से देखने पे आपको ये कैसी नजर आ रही होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर आप यहां से देख रहे हो, आपको कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है, इस तरीके से क्लॉकवाइज नजर आ रही है। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें, एक और कॉइल ले लिया सेम प्लेन में, यानी कि जैसा कि उसने कहा था एक और कॉइल कंसीडर कर लो सेम प्लेन में, तो हम एक और कॉइल कंसीडर कर लेते हैं सेम प्लेन में। ये सेम प्लेन में एक और कॉइल कंसीडर कर ली हमने, बट इसमें करंट की डायरेक्शन वो कह रहा है अपोजिट लेनी है आपको, यानी कि इसमें करंट की डायरेक्शन सेम नहीं लेनी, इसमें करंट की डायरेक्शन हमें उल्टी लेनी है, पहले से अपोजिट लेनी है। और करंट के बारे में भी दिया गया कि करंट अलग अलग है, एक में 0.2 एम्पियर है और दूसरे में 0.3 है। तो मैं इसको मान लेता हूं ये दूसरा करंट है I2 और ये 0.3 एम्पियर हो गया। और पहली वाली कॉइल में जो करंट है वो 0.2 एम्पियर ले लेते हैं। पहली वाली कॉइल का रेडियस भी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का 40 सेंटीमीटर, यानी कि पहली वाली का रेडियस यहाँ पे देखने में नहीं लग रहा, बट हम ले लेते हैं। पहली वाली का जो रेडियस है वो हमने R ले लिया, 0.2 मीटर लिख दो इसको, 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं ना इसको 0.2 मीटर। और दूसरे वाले का जो रेडियस है, येलो वाली कॉइल का जो रेडियस है R2, वो हम कंसीडर कर लेते हैं 0.4 मीटर, यानी कि ये हमारा 40 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब चक्कर क्या है, एक में अगर क्लॉक है दूसरे में एंटी क्लॉक है, दोनों सेम प्लेन में है, तो दोनों के सेंटर पे जो फील्ड होंगी वो अपोजिट होंगी, एक दूसरे से अपोजिट होंगी। एक की अगर एक्स डायरेक्शन में तो दूसरे की नेगेटिव एक्स में कह सकते हो, क्योंकि अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो जो मेरी पहली वाली कॉइल है कॉइल 1, वो मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है। कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे वो आपको लेफ्ट साइड दिखेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी कॉइल 1 की B1। और अगर हम ध्यान से देखें दूसरी वाली कॉइल की अगर मैं बात कर रहा हूं, कौन सी, येलो वाली कॉइल की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको राइट साइड दिखेगी, क्योंकि दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन। अब कोई बड़ी होगी कोई छोटी, बट ओवरऑल दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में व्हेन कॉइल आर इन सेम प्लेन, तो व्हेन कॉइल आर इन सेम प्लेन, जब हमारी कॉइल कैसी है, सेम प्लेन में है, बट डिफरेंट करंट, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों की जो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, उसमें हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके आएगी, यानी कि एक की मैग्नेटिक फील्ड में से दूसरे को हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा जब तक उनका प्लेन सेम है। हाँ, अगर दोनों में करंट भी सेम होता, मान लो दोनों में करंट क्लॉक होता, दोनों में ही एंटी क्लॉक होता, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती, यहां पे सब्ट्रैक्ट होंगी। सेम प्लेन में
है ना, यानी कि अपने को ये थोड़ा सा थ्योरी में डाल देना चाहिए। यानी कि अपने पास एक चीज मिल गई, हमारे को एक कॉइल ऐसे दे दी और दूसरी कॉइल ऐसे दे दी। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, यानी कि यहाँ भी आई है या मान लो I1 है या I2 है, अगर सेम डायरेक्शन में है करंट, अगर आपको ध्यान से देखा जाए यहाँ पे पता चल रहा है सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट की सेम डायरेक्शन है, ऐसे में मेरी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड करके आ जाएगी, B1 प्लस B2 करके आ जाएगी। ठीक है, बट अगर हमारी क्या है, दोनों में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है, यानी कि मान लो एक में क्लॉक है तो दूसरे में एंटी क्लॉक है, एक में अगर I1 ऐसे जा रहा है दूसरे में I2 ऐसे जा रहा है, तो ऐसे केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो B1 माइनस B2। अब जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी B1 या B2 में से। ठीक है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेरा करंट है अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो मेरा करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, बट एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों में जो प्लेन्स है दे आर वो सेम है, जो हमारी कॉइल्स हैं, कॉइल्स आर इन सेम प्लेन। यहां पे जो मेरा प्लेन है ना दोनों कॉइल्स का वो सेम है, उसमें फर्क नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखोगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिखा दिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको भी दिखा था यहाँ पे। ओके, तो अब आप यहाँ पे बस फॉर्मूले में डालो, सॉल्व कर लो। B1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जो भी उसका रेडियस है R1, और दूसरे को माइनस कर दो, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R2। तो म्यू नॉट बाई 2 तो पहले ही आप कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट बाई 2 तो कॉमन ले लोगे। I1 बाई R1, I1 कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से 0.2 है, R1 भी 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस दूसरा वाला कितना है, अगर हम करंट देखेंगे 0.3 है, दूसरा करंट I2 0.3 है और ये 0.4 है। ठीक है ना, बेस्ट है कि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें पहले। तो अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 और एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 0.4, ये 0.2 है, ये ट्वाइस आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 0.4 माइनस 0.3, 0.4 माइनस 0.3। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन को थोड़ा सा इधर की तरफ ले आए सॉल्व करते लिए, सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। कितना आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 और कितना आया ऊपर 0.1, नीचे आया 0.4, है ना, ऊपर कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे 0.1, 0.4 माइनस 0.3, ये आ गया 1, और नीचे कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे 0.4। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक चीज और याद रखना, दोनों पे नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए थे, n नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे, कितने, n नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दिए थे, 10 दिए थे, तो 10 को भी मल्टीप्लाई कर देना, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे, इसको मत भूलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसको लास्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इंटू 10 जरूर कर देना, यानी कि इंटू 10 और कर देते हैं। ठीक है, अब कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये 0.1 है, नीचे 0.4 है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10 म्यू नॉट, ठीक है ना, 10 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 5 म्यू नॉट बाई 4। फाइनल आंसर आ जाएगा 5 म्यू नॉट बाई 4। क्या ये ऑप्शन हमारे पास है, ये वाला। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स को भी ध्यान से देखना, यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं उसको भी ध्यान से देखना, इसलिए मैंने बाद में 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों में ही 10 टर्न्स थे। अगर दोनों में अलग नंबर ऑफ टर्न्स होते तो यहाँ n1 b1 करता और n2 b2 करता, बट दोनों में ही नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, इसलिए मैं उसको पहले ही कॉमन ले रहा हूँ, यानी कि मैं n को पहले ही कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, अलग अलग होते तो मैं n1 b1 माइनस n2 b2 करता, n1 b1 माइनस n2 b2 करता। Two similar coils of radius r and number of turns n are lying concentrically with their planes at the right angle। चलो, यानी कि यहाँ पे हमें एक नई चीज मिल गई। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमें समझना है। नेक्स्ट कंसेप्ट में अब हम लोगों को क्या दिया गया है, दो कॉइल विथ परपेंडिकुलर प्लेन्स। इसका मतलब है मान लो एक कॉइल ऐसे है, ठीक है ना, इसका सेंटर यहाँ होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ है, इसका प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इसमें पड़ी है, इसमें कुछ करंट ले लेते हैं, लेटस से इसमें कुछ करंट जा रहा है और इस तरीके से इसमें कुछ करंट ले लेते हैं I1, और इसका कुछ रेडियस होगा डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक, इसका रेडियस ले लेते हैं हम R1। अब दूसरी कॉइल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है बट सेंटर सेम है, यानी कि दूसरी कॉइल की अगर हम डिस्कशन करें, उस पर चर्चा करें, वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, यानी कि कुछ इस तरीके से दी जा रही है।
ठीक है ना, दूसरी कॉइल ऐसे है, दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर है। मान लो एक कॉइल इस प्लेन में है तो दूसरी कॉइल ऐसे है, तो मैं दिखाने के लिए ऐसे, ये रिंग है, एक रिंग ऐसे पड़ी है तो दूसरी रिंग ऐसे पड़ी है। इसका प्लेन आप देख सकते हो ये वाला है, तो दूसरी वाली का प्लेन ऐसे है, दोनों ऐसे पड़े हैं, बट दोनों का जो सेंटर है वो यही है। इसका भी जो सेंटर है ना वो यही है, दोनों का सेंटर कॉमन है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे इसका कुछ रेडियस मान लेते हैं हम, इसका भी कुछ रेडियस मान लेते हैं R2, और इसमें भी कुछ करंट ले लेते हैं, लेटर से इसमें करंट ले लेते हैं I2। अब अगर आप इनकी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, ठीक है, पिंक वाले की पहले फील्ड देख लो। अगर आप पिंक वाले की फील्ड देख रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन में होगी? आप ऊपर से देखना स्टार्ट करो, पिंक वाली कॉइल को ऊपर से देखो, पिंक वाली कॉइल को ध्यान से देखो, क्या नजर आ रहा होगा आपको? ठीक है ना, ऊपर से देख रहे हैं हम, किसको देख रहे हैं? अगर हम ध्यान से देखेंगे पिंक वाली को, कैसे करंट दिख रहा होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? सोचो, ऊपर से अगर मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसे ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब ऊपर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ, और उसके नीचे कौन सा होगा? साउथ। तो साउथ से नॉर्थ आएगी, आपकी तरफ आएगी। याद है ये चीज मैंने बताई थी, अगर आपको किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज दिखे तो आगे साउथ पोल होता है और पीछे नॉर्थ पोल होता है, और फील्ड साउथ से नॉर्थ जाती है ना। आप ऐसे भी करके देखते थे, क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप कर्ल्स से भी करते थे। आप कर्ल्स ऑफ फिंगर को, यानी कि अपनी जो ये उंगलियां हैं, इसको किसकी डायरेक्शन में कर लेते थे? करंट की डायरेक्शन में। और जो आपका अंगूठा है, थंब, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता था। या फिर आपको अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आगे साउथ और पीछे नॉर्थ, और इनसाइड जाती है साउथ से नॉर्थ, बाहर आती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है ना, तो अंदर जाएगी, सेंटर पे जाएगी साउथ से नॉर्थ। यानी कि ऊपर से देखने पे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना करंट, ऊपर से देखने पे पिंक वाली को देखो, येलो वाली को भूल जाओ, तो आपको ऐसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये कॉइल 1 है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को B1 कह देता हूँ। अब बात करते हैं येलो वाली कॉइल की। येलो वाली कॉइल को मैं यहां से देख लेता हूं, ठीक है ना। अब येलो वाली कॉइल को देखने के लिए मैं अपनी आंखों को यहां ले आता हूं, येलो वाली कॉइल को मैं यहां से देख लेता हूं। अगर मैं येलो वाली कॉइल को देखूंगा तो मुझे यहां से करंट भी एंटी क्लॉक ही दिख रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉक दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड होगी, यानी कि येलो वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी राइट साइड, ये हो जाएगी B2। मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर कॉइल्स के प्लेन परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि यहां पे दिया है, प्लेन्स ऑफ कॉइल्स आर परपेंडिकुलर, अगर कॉइल्स के प्लेन आपस में कैसा होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में, देयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, देयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, वो भी परपेंडिकुलर होंगी, डेफिनेटली होंगी। और फिर अगर आपको यहां से रिजल्टेंट निकालना है तो आप देख सकते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट साइड थी, ये आपने B2 देखी थी। एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी अपवर्ड थी, है ना, थी तो हमारी परपेंडिकुलर ही ना। अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, आपको कि सर अगर पिंक वाली में क्लॉकवाइज देते तो नीचे की तरफ हो जाती, और येलो वाली में क्लॉकवाइज देखते तो बैक साइड होती, बट हमेशा रहेगी तो परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इनका। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आप अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो आपका जो यहाँ पे B1 हो जाएगा वो हो जाएगा n म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1, या फिर जो भी इसका रेडियस है स्मॉल r1, और इसका स्क्वायर प्लस n टाइम्स म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2r2 और इसका स्क्वायर, ये लिख सकते हो। और यहां से कॉमन बाहर ले आएंगे हम, n म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 को बाहर ले जाएंगे, तो बस यहाँ ब्रैकेट में बचेगा I1 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस I2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आप बना सकते हो, यानी कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है ना, ये मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन वगैरह देखनी है, अगर आपको ये एंगल वगैरह निकालना है वो तो आप निकाल सकते हो। मान लो ये एंगल आपको फाई निकालना है, तो यहाँ ट्राइंगल से आप 10 फाई को बोल सकते हो B1 बाय B2, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादातर पूछता है। ओके, सो क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? जब आपको एक सर्कुलर कॉइल्स, एक नहीं 2 सर्कुलर कॉइल्स परपेंडिकुलर दे दी जाए, उनका प्लेन परपेंडिकुलर दे दिया जाए,
पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें प्लेन मेरे पैरेलल थे, इस क्वेश्चन में प्लेन मेरे पैरेलल थे, दोनों कॉइल के प्लेन पैरेलल थे। तो यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्लेन मेरे आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये सेम क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर, यानी कि यहाँ पे दोनों कॉइल का रेडियस भी सेम है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका आप समझ रहे हो। यहाँ पे हमने भार लिया था म्यू नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे हमने फॉर्मूले में देखा था ना पीछे, हमने यहाँ पे क्या भार लिया था, म्यू नॉट इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई 2। बट यहाँ पे दोनों का आर भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, इसको भी हम बाहर ले जा सकते हैं। बस अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखा जाए पीछे वाले फॉर्मूले में यहाँ पे था I1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, बट यहाँ R1 और R2 सेम नहीं थे, यहाँ पे R1 और R2 सेम कर दोगे तो वो भी बाहर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप अंडर रूट ले रहे हो इसलिए बाहर R स्क्वायर नहीं आ रहा, R आ रहा है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे देखा जाए हमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया ही हुआ है, ये म्यू नॉट है, ये n है, ये 2r है। आपको क्वेश्चन में I1 की वैल्यू कितनी दी गई है, एक करंट आपको दिया गया है कैपिटल I, और I2 की वैल्यू कितनी दी गई है, दूसरा करंट हमें दिया गया है I√3। तो यहाँ फॉर्मूले में डाल देते हैं, यहाँ से आ जाएगा I स्क्वायर प्लस √3 I का स्क्वायर, यानी कि आ गया म्यू नॉट n डिवाइडेड बाई 2r, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर√3 का स्क्वायर हो गया 3, 3 + 1 4, यानी कि 4i स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट n इंटू 2i डिवाइडेड बाई 2r, 2 से 2 कट गया, यानी कि म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई r। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई r, दिस इज दी फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं इजी है ना, ये क्वेश्चन भी आसान है ना, जस्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो आप, परपेंडिकुलर वाला केस याद रख सकते हो। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क ऑफ अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप के आर्क से हम लोगों का इंटरेस्ट है। याद है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक सर्कुलर आर्क से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आएगी, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले एक मैं लूप बना देता हूँ, मान लो मैं यहाँ कंप्लीट लूप दिखा देता हूँ आपको। सपोज ये कंप्लीट लूप आपको नजर आ रहा है, उसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। आपको पता है कंप्लीट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे करंट कैसा है, हमने इस तरीके से करंट लिया हुआ है, यहाँ करंट है I, ठीक है ना, कितना करंट है I। सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड जानते हो, एट सेंटर, ठीक है ना, एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड C कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है ना। ये कंप्लीट लूप की वजह से, पूरे लूप की वजह से, कंप्लीट लूप की वजह से ये है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, क्या डायरेक्शन होगी, आपको करंट कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो सेंटर पे कैसी होगी, इनटू द पेज, क्योंकि इसके आगे होगा साउथ पोल और इसकी बैक साइड होगा नॉर्थ पोल, तो इनटू द पेज होती थी, है ना। डायरेक्शन तो इनटू द पेज है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर हम ध्यान से देखें, हमें पूरे लूप से नहीं चाहिए, हमें जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो थोड़े से हिस्से से चाहिए, लूप के थोड़े से हिस्से से। यानी कि मान लो ये आर्क है, इस आर्क से मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है ना। इस आर्क में भी करंट की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि अगर मैं इस आर्क में देखूं, करंट ऐसे ही जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है ना। इस आर्क को कुछ आप नाम दे दो, mn, इस आर्क को आपने नाम दे दिया mn, आपने इस आर्क को कुछ नेमिंग दे दी। और ये आर्क कितनी बन रही है, कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, लेट अस से एंगल कितना बना रही है, थीटा। रेडियंस में लिया जा रहा है अभी एंगल को, ये थीटा बना रही है, ठीक है। अब आप जानना चाहते हो इस आर्क का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। इस आर्क की वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ही होगी। आप लूप रूल से, पाम रूल से भी देख सकते हो, करंट की डायरेक्शन में ऐसे करोगे और थंब अपनी फिंगर्स को यहाँ रखोगे तो इनटू द पेज ही होगी। यानी कि इसकी वजह से भी यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज ही होगी। अगर आपको सिर्फ इस आर्क से कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो ये थीटा एंगल इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू आर्क निकालना चाहते हैं कि आर्क से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, mn आर्क से अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू आर्क, अगर हम ध्यान से देखें, वो आ जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। ये तो कंप्लीट वाला फॉर्मूला हो गया, है ना। बस आप इस थीटा को टोटल एंगल से डिवाइड कर दो, यानी कि थीटा डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई। यानी कि फॉर्मूला सिंपली यहां से क्या बन गया,
म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। देख सकते हो यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो रेडियन में है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो किस में है, थीटा किस में, अगर हम ध्यान से देखा जा रहा है यहाँ किस में, थीटा किस में कंसीडर किया गया है, रेडियन में। यहाँ पे ये पूरे में थीटा मैंने रेडियन में कंसीडर किया। आपसे बोले अगर थीटा डिग्रीज में दिया है तो या तो आप पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो अदरवाइज अगर आपका थीटा इन डिग्रीज दिया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में जब आप निकालोगे बी आर्क तो बस इतना याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 2r तो आएगा ही आएगा जैसे कि पहले आ रहा था। बस थीटा की जगह आप थीटा लिखो और नीचे वाले एंगल को ये लिख देना, क्योंकि थीटा भी वहां डिग्री में दिया गया। अगर थीटा डिग्रीज में दिया जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। थीटा रेडियन में दिया जा रहा है तो आप नीचे वाला एंगल 2 पाई रख दो, और 2 पाई को ही आप 360 डिग्री कहते हो ना डिग्रीज में, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यानी कि ये आर्क का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, ये कंप्लीट सर्कल का नहीं है, आर्क का। कहां पे, सेंटर पे। निकाल हम सेंटर पे ही रहे, ठीक है ना, निकाल कहां रहे हम, कंट्रीब्यूशन सेंटर पे ही निकाल रहे हैं। बस इसकी डायरेक्शन देखनी है, ये आपको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी तो इनटू द पेज, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी तो आउट ऑफ द पेज। ओके, सेमी सर्कल की वजह से अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे आप बोलो कि सर सेमी सर्कुलर आर्क अगर हम ले लें तो क्या होगा, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब है आधा सर्कल है, ठीक है, मान लो ये है हाफ सर्कल है, इसकी वजह से सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। पहले तो करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मान लो करंट की डायरेक्शन मैंने दे दी, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है ना, इस तरीके से जा रहा है, तो इसका मतलब है एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ द पेज होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी कैसी होगी, आउट ऑफ पेज, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कैसा करंट लिया है, एंटी क्लॉक लिया। क्लॉक लेते तो इनटू द पेज आता है, एंटी क्लॉक लोगे तो आउट ऑफ द पेज आएगा। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए, मेरा जो एंगल होगा यहाँ पे, मेरा जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ऑब्वियसली सर्कल से आधा आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप या तो पूरे फॉर्मूले में डाल दो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस फॉर्मूले में थीटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या डालना पड़ेगा आपको, पाई। तो पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई से पाई कट गया, अपना भी आ गया ना, कितना आ गया, हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना, कंप्लीट सर्कल का हाफ आ गया, यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। ये मेरा सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से है। अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो ये मेरा आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ द सर्कल वाला, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर से आप देख सकते हो। बाकी आप किसी से भी निकाल सकते हो, क्वार्टर सर्कल दिया आप क्वार्टर सर्कल से निकाल सकते हो। यानी कि मान लो आपको फिर से दिया जाए इस तरीके से, यहाँ पे कोई क्वार्टर सर्कल टाइप दे दिया जाए और आपसे बोले मान लो वो दे ये है, ठीक है ना। अब आपको ये पता है ये क्वार्टर सर्कल है, लेटस से हम जानते हैं ये क्वार्टर सर्कल है। इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि यहाँ पे इसका सेंटर है, इसका रेडियस है r, और मान लेते हैं करंट यहाँ पे कुछ है I। तो इस क्वार्टर सर्कल की वजह से अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 1/4, है ना, 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8r। या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बाय फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में आप डाल सकते हो, ये एंगल आपको लेना पड़ेगा पाई बाय 2, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला भी यही था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा पाई बाय 2, और नीचे कितना था 2 पाई, तो ये पाई से पाई कट गया तो अपना आप ही 1/4 आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। कैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी एंगल दिया हो, पाई बाय 3, पाई बाय 6, जो भी एंगल दिया उसको सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। एंगल रेडियन में लेना है, अगर आप नीचे क्या लिख रहे हो 2 पाई, अगर आप डिग्रीज में एंगल ले रहे हो तो नीचे 360 डिग्री होगा, यहाँ पे होगा, और कहीं नहीं डालना पाई, ठीक है ना, यहाँ पे करना है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी कि ये ऑलरेडी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फाइनल फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, यहाँ मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाय, आई मैंने करंट माना है, डिवाइड बाय 2r, और थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है ना। और हम क्या यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r और थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा मेरा रेडियंस में है, यहाँ पे थीटा मेरा डिग्रीज में है, दोनों में फर्क मैंने बता दिया, यहाँ डिग्रीज में होगा, ठीक है ना। याद रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आर्क का फॉर्मूला जरूर देख सकते हैं। क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने यहाँ पे हाजिर है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ ड्यू टू द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर।
तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये ऑब्वियसली इसका कहीं एंड पॉइंट हमें नहीं पता, लिखा हुआ है यहाँ पे बट इसका एंड पॉइंट नहीं पता, नहीं तो हमें ये एंगल देता। तो हम इसको सेमी इन्फिनिट ले रहे हैं, इस वायर को हम क्या ले रहे हैं, सेमी इन्फिनिट, ठीक है ना। ये वाली वायर मेरी सेमी इन्फिनिट होगी, पीछे से चल रही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इस सेमी इन्फिनिट वायर से यहाँ पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। सबसे पहले सेमी इन्फिनिट वायर की बात करें, इसको मैं पिंक कलर से दिखा सकता हूँ। ये वाली वायर की बात कर रहे हैं जिसमें करंट ऐसे आ रहा है। तो आप सबसे पहले देखो इसकी वजह से ओ पे क्या होगा। पहले तो आप डायरेक्शन बताओ, बाकी चीजें बाद में। डायरेक्शन आप देख सकते हो, थंब को आप करंट की डायरेक्शन में करोगे, फिंगर्स को ओ की तरफ, यानी कि आउट ऑफ द पेज आएगी। यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, आउट ऑफ द पेज। उसके बाद देख सकते हैं इस लूप को, ये सेमी सर्कुलर लूप है, यानी कि यहां से यहां तक सेमी सर्कुलर लूप है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है। क्लॉक है या एंटी क्लॉक, क्लॉक है या एंटी क्लॉक, ये भी मेरा कैसा है, एंटी क्लॉक। और इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या आएगी, आउट ऑफ द पेज। इसकी वजह से भी आउट ऑफ द पेज, इसकी वजह से भी आउट ऑफ द पेज, यानी कि दोनों को जोड़ दो। मतलब यहाँ पे अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दोनों का सम होगी, ठीक है ना। सेमी सर्कल का प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर, है ना, सेमी इन्फिनिट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फिनिट वायर का जो सम है। यानी कि अगर सेमी सर्कल, पहले ऐसे लिख देता हूं, सेमी सर्कल प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फिनिट वायर। ओके, तो सेमी सर्कल से कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स जो रेडियस है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 टाइम्स जो रेडियस है। और सेमी इन्फिनिट वायर का क्या होता था, याद है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। इन दोनों को बस अब जोड़ दो। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसलिए हम पहले म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय पाई, ये बच गया, यानी कि एलसीएम ले लो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, ये आ गया पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय पाई। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला ऑप्शन सही है ना, 4 पाई आर नीचे है, ऊपर 1 प्लस पाई है और म्यू नॉट आई है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 30 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ओ। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का मुझे लगता है डायग्राम, हाँ यहाँ पे आ गया है, सॉरी ये रहा। अ करंट 30 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब इस पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है ओ पे, यहाँ पे डायग्राम आ गया इसमें स्लाइड में। तो आप देख सकते हो ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर को पहले ध्यान से देखो, पहले ना क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो ये देखो किसकी वजह से निकालना है। ये जो लेंथ दे रखी ना, ये नहीं देखनी, हमें कंडक्टर देखना है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये यहाँ से चालू हो रहा है ऐसे, और उसके बाद ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है। ओके, सो एक बात याद रखना, हमने एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड जरूर देखी, हम यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, बट किसी वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, बी जीरो होता है। वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, वायर के सामने या फिर यहाँ पीछे आपसे बोल दे उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो यानी कि वायर के लेफ्ट राइट तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट एक्सिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। यानी कि अगर आप इसको देख रहे हो, इस सेगमेंट की वजह से सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इसकी वजह से भी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये और ये मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ये वायर है, इसके इधर इधर तो निकाल सकते हो, बट इसके आगे या नीचे नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, जीरो होगी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये आर्क बन गया। और ये आर्क कितना बना, ये नीचे वाला एंगल नहीं लेना, ऊपर वाला देखना है, हमारी ऊपर वाली आर्क है। तो ये एंगल कितना बन गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे, आप कह सकते हो ये सर्कल का 3/4 पार्ट है, या फिर अगर आप एंगल देखोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 आप यहां से कर सकते हो, यानी कि आ जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, 4 पाई माइनस पाई, यानी कि 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है, ये 3/4 ऑफ सर्कल है, वैसे भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड 3/4 है, 3/4 है ना सर्कल की। नहीं तो अगर आप 3/4 से नहीं करना चाहते, पूरे फॉर्मूले से कर लो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जो भी रेडियस है, और थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं म्यू नॉट आई, म्यू नॉट की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं। म्यू नॉट कितने अपने पास, म्यू नॉट हमारे पास होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 2। करंट की जगह हम कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करंट हम लोगों को दिया है 30 एम्पियर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -2 ले लो।
ठीक है ना, जो मेरा आर दिया गया है डिस्टेंस यानी कि रेडियस वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है। ओके, और थीटा बाई 2 पाई अगर आप देखोगे थीटा बाई 2 पाई यानी कि 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी कि ये 3/4 ही आ जाएगा, जो मैं पहले भी कह रहा था ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, यहां से आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 15। ठीक है ना, इस 4 से इस 4 को काटा, इस 3 को इस 3 से काटा, ये 2 से हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इस 30 से काट सकते हैं, ऊपर आ गया 15। अब देखो नीचे कितना है 10 की पावर -2, ऊपर कितना है 10 की पावर -7, मतलब ऊपर 10 की पावर -5 बचेगा। एक पाई भी है यहाँ पे, 15 पाई इंटू 10 की पावर -5। कोई ऑप्शन है? अगर हम ध्यान से देखेंगे, हाँ, हम इसको क्या कर सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला ये लिख सकते हैं, ये ऑप्शन है। हो सकता है एग्जाम में 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करके दे दे तो भी आप कर सकते हो। याद रखना है ये पाई 3.14 डाला जाएगा, या 22/7 भी डाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। गलती से भी यहाँ डिग्रीज में मत डाल देना, मैंने बच्चों को देखा ये गलती करते हुए, एग्जाम में इसकी जगह 360 डाल देते हैं, 180 डाल देते हैं। नहीं, पाई है 180 नहीं डाल सकते, इसको 180 डिग्री नहीं डाल सकते, इसको आपको 3.14 ही लिखना है या 22/7 ही लिखना है, रेडियन वाला। ठीक है ना, डिग्रीज में मत डाल देना। ओके, ये गलती मत करना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, यहां पे हम लोगों को एक डायग्राम दे रहा है। अ वायर कैरिंग करंट आई हैज द शेप एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द लीनियर पार्ट्स ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस while the semicircular portion of the radius r is lying in yz plane, magnetic field at O is। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। यहां ना सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को प्लेन को समझने में, तो प्लेन को पहले ध्यान से समझते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली डायरेक्शन जो मैं आपकी तरफ दिखा रहा हूं, मान लो ये डायरेक्शन x है, तो मेरे पीछे वाली डायरेक्शन क्या होगी बोलो, -x। ये वाली x तो ये वाली -x, क्योंकि इसने ये x डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड दी है। आपकी तरफ कौन सी डायरेक्शन है, +x, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, -x। ठीक है ना, राइट डायरेक्शन कौन सी दी है, ये वाली कौन सी दी है। ठीक है ना, मैं यहां से देख रहा हूं इसलिए राइट बोल रहा हूं, ऐसे देखूंगा तो लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या दे रखी है आपको, +y, तो ये होगी -y। और z के बारे में क्या कहना है, ऊपर है +z तो नीचे है -z। ठीक है, +y -y +z नीचे है -z +x आपकी तरफ -x पीछे। समझ में आ रहा है। अब वायर कैसे आ रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, वायर मेरी इनफाइनाइट है, यहां से सेमी इनफाइनाइट कह सकते हैं, यानी कि इसका यहाँ पे एंड पॉइंट पता है। ये वायर ऐसे है, कुछ इस तरीके से है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसे आ रही है, और फिर ये एक लूप है इस तरीके से, और एक दूसरी वायर है वो ऐसे जा रही है, इसमें करंट बाहर जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ये वायर और इस लूप का प्लेन सेम नहीं है, वायर एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल, मतलब वायर यहां से आपकी तरफ आ रही है, इस तरफ है ना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है आपकी तरफ, तो वहां से आ रही है, प्लस एक्स एक्सिस से आ रही है, वहां से इन्फिनिटी से इस डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस वायर की वजह से अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखो तो कहां होगी, सिर्फ वायर को देखो ध्यान से, ये इन्फिनिटी से आ रही है, इस वायर की वजह से यहाँ नीचे कहां होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इस पेन को ले लो, है ना, ये पेन को देख सकते हो ध्यान से, आप मान रहे हो इसमें करंट इनटू द पेज जा रहा है, और आप इसके राइट साइड देखना चाह रहे हो, तो अगर करंट ऐसे है तो राइट साइड देखोगे तो यही पाम रूल लगाएंगे, क्या डाउनवर्ड आएगा, यानी कि अगर आप इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो डाउनवर्ड आएगी। इवन इस वायर की वजह से भी देखोगे तो भी डाउनवर्ड आएगी। ये सेमी इन्फिनिट है, ये सेमी इन्फिनिट है, दोनों ऐड करके इन्फिनिटी हो जाएंगी। पहले इस वायर की बात कर लेते हैं, इस वायर को मैं नाम दे देता हूँ वायर 1। तो वायर 1 की वजह से डाउनवर्ड आ रही है, समझ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, आप इस पेन को देखो बड़े ध्यान से, ये पेन वायर की तरह है, यहाँ से आपकी तरफ से आ रहा है और इनटू द बोर्ड जा रहा है, और इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैंने थंब को, ये जो मेरा थंब है, करंट की डायरेक्शन में कर दिया और अपने पाम को खोल दिया। राइट साइड क्यों खोला, ऐसे क्यों नहीं खोला, राइट साइड इसलिए खोला क्योंकि इस वायर के राइट साइड देखना है, इस वायर के राइट साइड देखना है आपको, ये पॉइंट ओ। तो ये जो डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड आएगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन है क्या, ऊपर थी +z डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन है -z, अभी देखा था ना, +y -y +x -x +z -z, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, यानी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड मेरी -z में है। इसकी वजह से देखना चाहते हो, अब दोबारा देख लो, इसकी वजह से देखना चाहते हो, यहाँ पे करंट मेरा आउट ऑफ द पेज है,
इस वाली वायर की बात कर रहा हूं, इसमें इनटू द बोर्ड आ रहा था, इसमें आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन, सॉरी प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है करंट, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो अब अगर आप थंब को इधर करो और फिंगर को ऐसे करो, ये भी डाउनवर्ड दिखा रहा है, देख सकते हो। इस वायर के लिए देख लो, आप थंब को ऐसे करोगे तो ऐसे करोगे तो डाउनवर्ड आएगा, यानी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। ये भी सेमी इन्फिनिट, ये भी सेमी इन्फिनिट, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिट वायर बन जाएगी। अभी मैंने इसकी वजह से और इसकी वजह से देखा, अभी सिर्फ मैंने इन येलो वालों की वजह से देखा है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इनकी वजह से इनफाइनाइट वायर बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट, ठीक है ना, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट, दो सेमी इनफाइनाइट को ऐड करोगे तो एक इनफाइनाइट वायर की बन जाएगी। यानी कि इनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई, जो भी इसमें करंट है, डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस कितना है यहां से आर, यानी कि 2r, और एक पाई भी तो आता है ना इनफाइनाइट वायर के लिए, 2 पाई आर, ठीक है ना। अगर आप पूरा करना चाहते हो इससे आएगा 4 पाई आर, इससे 4 पाई आर ऐड करोगे तो नीचे 2 पाई आर आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस के कैप डायरेक्शन में। तो यानी कि येलो वाली वायर की वजह से या फिर इस वायर की वजह से, इस वायर और इस वायर की वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया दोनों डाउनवर्ड आए हैं सेंटर पे, और ये दोनों ऐड हो गए माइनस के कैप डायरेक्शन में। अब बात करते हैं इस लूप की। ये लूप पड़ा है आपका वाईजेड प्लेन में, ठीक है ना। ये जो मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं ये एक प्लेन बन रहा है, ये देख सकते हो। ये कौन से प्लेन में? वाईजेड, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन जेड है, नीचे माइनस जेड है, वाई है, माइनस वाई है, तो ये वाईजेड डायरेक्शन में है। तो यानी कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी? आप इस तरीके से देख सकते हो, मतलब ये लूप ऐसे पड़ा है, इस तरीके से है, आधा लूप है, तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, इससे हमारी इनटू द बोर्ड आएगी, है ना। ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना आपको, अगर आप लूप ध्यान से देखो इस लूप को, तो आपको लूप क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये हमारा इसी बोर्ड में, और ये बोर्ड में राइट साइड वाई है, ऊपर जेड है, नीचे माइनस जेड है, यहाँ इधर है, ठीक है ना। तो इसकी ये वाली डायरेक्शन थी प्लस एक्स, ये वाली थी माइनस एक्स, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड आ रही है ना, इनटू बोर्ड आ रही है, इनटू पेज या इनटू बोर्ड जो भी आप बोलना चाहते हो, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन हो गई ना। इनटू द पेज मेरी माइनस एक्स डायरेक्शन बताई थी ना मैंने, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, यानी कि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम ध्यान से देखना चाहते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी लूप, सेमी सर्कुलर लूप की अगर हम बात करें, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। और ये डायरेक्शन कौन सी है? जल्दी से इसकी डायरेक्शन बताओ, माइनस आई कैप। अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं टोटल, तो इन दोनों को जोड़ दो। एक आया हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर माइनस के कैप, और दूसरा मेरा आया है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r माइनस आई कैप, दोनों माइनस में है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हम ऑप्शंस को देखते हैं उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में इन्होंने एलसीएम ले रखा है, नीचे 4 पाई आर, हम भी यहाँ पे ये कर देते हैं दोनों में से। यहाँ पे देखो, यहाँ पाई है नहीं ना, तो आप यहाँ से पाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ से पाई को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। अब 4 पाई आर आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को डिवाइड कर दो। अब आप देख सकते हो, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। जो भी रेडियस है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल आ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखो आई को भी कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या बचा? आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ ऊपर 2 बचा है, तो यहाँ बचा है आपका कितना? 2, है ना। और कौन सी डायरेक्शन में? माइनस के कैप डायरेक्शन में। यहाँ क्या बचा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर पाई बचा है, प्लस पाई, कौन सी डायरेक्शन में? माइनस आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लूँ तो ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। आप देखो, माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, तो यहाँ से ये आ जाएगा पाई आई कैप प्लस 2 के कैप, ये आ जाएगा ना, ये वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? दिस वन। थोड़ा सा डायरेक्शन को देखना इसमें जरूरी है, थोड़ा उसका विजुअलाइजेशन जरूरी है। इस क्वेश्चन को मेन जो करने का तरीका है वो डायरेक्शन को देखना। इसलिए मैंने फिर से आपको बताया, ये प्लस वाई ले रहे हैं, ये माइनस वाई ले रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो पहले करंट आपका इधर से इधर आ रहा था, तो हमने ऐसे देखा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक करंट बाहर जा रहा था, उससे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए दोनों फील्ड ऐड हो गई। ये आ गया सेमी इन्फिनिट इनफाइनाइट वायर बन गया। सेमी सर्कुलर लूप से हमारी जो डायरेक्शन आएगी इनटू द बोर्ड आएगी, और इनटू द बोर्ड कौन सी डायरेक्शन है? आउट ऑफ द बोर्ड एक्स है, तो इनटू द बोर्ड माइनस एक्स डायरेक्शन है, तो ये लिख दिया। ज्वाइन कर दिया दोनों को, ज्वाइन मतलब दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, और आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं।
An electron moving in a circular orbit of radius r makes n rotations per second. The magnetic field produced at the center. याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम इस तरीके का क्वेश्चन किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आप सबसे पहले इसका करंट बता दो। तो करंट के लिए E बाय टाउ कर सकते हैं, या E इंटू फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है तो E इंटू ओमेगा। ओमेगा का मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, बट एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशन पर सेकंड में या रोटेशन पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों को करंट चाहिए तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें दे रखा है n रोटेशन पर सेकंड, यानी कि E इंटू एन बन गया। तो करंट तो डायरेक्टली मेरा E इंटू एन बन गया, क्योंकि ये रोटेशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही दिया है। ये मेरा करंट हो गया। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट अगर पता है तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जो भी हमारा रेडियस है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट EN डिवाइडेड बाय 2R। तो म्यू नॉट EN या फिर म्यू नॉट NE डिवाइडेड बाय 2R, यही हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का एट सेंटर ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज अ करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर आर्क्स ड्रॉन बाय द 2 रेडियल लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड एट O। यानी कि आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, पहले डायग्राम को थोड़ा सा कलर से मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे ये डायग्राम है, एक लूप आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसमें करंट ऐसे है, फिर ये इधर आ रहा है, करंट ऐसे है, फिर ये इधर जा रहा है, करंट ऐसे है, फिर ये ऊपर जा रहा है, करंट ऐसे। नजर आ रहा है आपको डायग्राम, अच्छे से देख सकते हो। यहां पे आप क्लियरली देखो, इसका नाम दे दो भाई, इसको P Q, और इसको बोल दो R, इसको बोल दो S। तो आप देख सकते हो जो PQ का है, PQ वाला लूप देखो, सबसे पहले PQ वाले को मैं पिंक कलर से दिखा देता हूं। ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, इसमें करंट ऐसे जा रहा है सेंटर पे इनटू द पेज, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है ना। तो PQ का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का B है ना। PQ का अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हो तो ये रहा, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, B दिया हुआ है, इसकी फील्ड कम होगी। और उसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये पास है R से लेके S, इसकी फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि ये पास है सेंटर से, यानी कि इसकी फील्ड ज्यादा होगी, बट इसकी फील्ड मेरी एंटी क्लॉक होगी। तो यानी कि नेट फील्ड तो एंटी क्लॉक होनी चाहिए, क्योंकि येलो वाले की जो फील्ड होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी, पिंक वाले की इनटू द पेज होगी। पिंक वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, येलो वाले का डिस्टेंस कम है, क्योंकि एक आर्क का जो फॉर्मूला है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। इसका रेडियस ज्यादा है PQ वाली आर्क का, और RS वाली आर्क का डिस्टेंस कम है, यानी कि उसका रेडियस कम है, तो इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी। और अगर आप सोच रहे हो इस सेक्शन से क्या होगा, QR और SP, इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इसकी एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है और इसकी भी एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। QR और SP से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ आर्क से आएगा। यानी कि यहाँ जो फील्ड RS की है वो ज्यादा है। यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम B नेट लिख देते हैं यहाँ पे। वो क्या हो जाएगी आपकी RS वाली आर्क से जो आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट। मैं RS वाली फील्ड को पॉजिटिव मान लेता हूँ और PQ वाली को नेगेटिव, यानी कि मैं आउट ऑफ द पेज को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट I। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका रेडियस कितना है A। RS वाली का रेडियस कितना है A, ये आर्क RS की वजह से है, ठीक है ना, कितना है A, और एंगल कितना है थीटा, डिवाइडेड बाय 2 पाई लिख सकते हैं। और इसमें से अब माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इसकी फील्ड आउट ऑफ द पेज मानी और आउट ऑफ पेज को पॉजिटिव माना है, तो इनटू द पेज को नेगेटिव मानना पड़ेगा। इसलिए यहां से लिख सकता हूं म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और बस यहाँ पे रेडियस आ जाएगा 2b। तो यहां से जो कॉमन है वो हम ले सकते हैं, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 4 पाई कॉमन, और ऊपर से कॉमन आ जाएगा हमारा थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 बाई A माइनस 1 बाय P। चाहो तो आप एलसीएम ले लो यहाँ से, ये आ जाएगा म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई AB और B माइनस, ये हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। दिस इज माय नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इसी को नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो इनटू द पेज आ रहा है या आउट ऑफ द पेज आ रहा है, इसकी वजह से आउट ऑफ द पेज है ना, आउट ऑफ द पेज आ रहा है, ठीक है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउट ऑफ द पेज होगी, क्योंकि RS की फील्ड स्ट्रांग होगी PQ से, दोनों की आर्क का जो एंगल है वो थीटा सेम है,
याद रखना, लंबी आर्क छोटी आर्क नहीं देखना, दोनों का एंगल सेम है, इसलिए दोनों से कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो आरएस वाले का ज्यादा होगा, पीक्यू वाले का कम। पीक्यू से इनटू द पेज होगा, आरएस से आउट ऑफ द पेज होगा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और उससे पहले मैंने आपको इन फिजिसिस्ट, इन साइंटिस्ट और ये ग्रेट पर्सनालिटी इनके बारे में पहले भी बताया था जब मैं एसएचएम आप लोगों को पढ़ा रहा था। ये हमारे एंड्रे मारे एम्पियर्स हैं, जिनका अगर हम ध्यान से देखें जन्म हुआ था 20 जनवरी को, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ बीते हुए, लगभग 1 महीने पहले की बात है, ठीक है, पर बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने इन फिजिसिस्ट, इन साइंटिस्ट के बारे में बताया था, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। यहां से इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को अप्रोच दी है। हम लोग इनकी मदद से, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की मदद से वही कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस की वजह से कर सकते थे, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी बना सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो यानी कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे काम आ रहा है इस चैप्टर में, किस फॉर्म में, अगर हम ध्यान से देखेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ के फॉर्म में, यानी कि हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ने वाले। इन्हीं के नाम पे करंट की ऐसा यूनिट थी एम्पियर्स। ये मैंने इनकी हिस्ट्री आपको अच्छे से बताई थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी, कितना स्ट्रगल किया था इन्होंने, तो मैंने उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। सो शुरू करते हैं इनके इंपॉर्टेंट लॉ से, इनके नियम से, जिसको हम कहते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और ये नियम क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो जैसे गॉस लॉ क्या था, हमें सिमेट्रिकल सिचुएशन में मददगार होता था, उसकी एप्लीकेशन हमें सबसे ज्यादा हेल्प देती थी सिमेट्रिकल सिस्टम में, वैसे एम्पियर्स ने भी किया था। इन्होंने क्या किया था, ध्यान से समझते हैं। गॉस लॉ में जब हम गॉसियन सरफेस लेते थे, क्लोज सरफेस लेते थे, यहां पे सरफेस की नहीं लूप की बात करी जाएगी। लूप मतलब आप एक धागा ले सकते हैं, आप एक थ्रेड की तरह ले सकते हैं, कोई धागा कोई थ्रेड हो उसको आप लूप मान सकते हैं, उसको दोनों जगह से ज्वाइन कर दें। यानी कि आप कह सकते हो कोई भी लूप ले लो जिसको आपको क्लोज करना है। मान लो ये धागा है, आपने इसके दोनों सिरे को यहां से बांध दिया, तो एक क्लोज लूप बन गया। इसको क्या बोल सकते हैं, एक क्लोज्ड लूप, ठीक है ना। एक सिंपल सा धागा है भाई, इसको, इसके दोनों सिरों को मैंने बांध दिया तो ये एक लूप बन गया है ना, उसको इस तरीके से मैंने ले लिया है लूप। इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कोई भी शेप ले सकते हो, है ना। तो ये एक लूप हमने ले लिया। अब क्या कह रहे हैं, इस लूप से मान लो कुछ वायर पास कर रही है, इस लूप से मान लो एक वायर ये है, ये जा रही है, तो ये लूप के आसपास, मतलब ये लूप है और ये जो वायर है लूप इसके आसपास है इस तरीके से, मतलब ये वायर लूप के अंदर से निकल रही है, थ्रू द लूप निकल रही है, ठीक है ना। और मान लेते हैं इसमें कुछ करंट हमने मान लिया ऊपर की तरफ I1 है। ऐसे ही एक वायर मैं और ले लेता हूं, मान लो ये मेरी वायर है, इसमें मैंने करंट ले लिया I2। और एक वायर ले लेता हूं, मान लो यहाँ पे एक और वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ है I3। एक वायर मैं बाहर की तरफ भी बना देता हूं जो लूप से बाहर जा रही है, इसको बोल दिया हमने I4, इसको हमने कह दिया I4। एक वायर मैं इस साइड भी दिखा देता हूं, मान लो इसमें ये भी लूप से बाहर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये है मेरा I5, ठीक है ना। बहुत सारी वायर्स आपको नजर आ रही हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये लूप है, लूप में से कौन कौन सी वायर पास कर रही है, I1, I2, I3, I4 और I5 हमारी लूप के बाहर है, ठीक है ना। तो आप यहां लिख भी लो, यहां पे वायर कौन कौन सी, वायर विथ करंट, कौन कौन सी वायर की हम बात कर रहे हैं, वायर विथ करंट I1, I2, I3 आर पासिंग थ्रू लूप, लूप के बीच में से कहीं से निकल रही हैं, आर पासिंग थ्रू लूप, ठीक है। एंड वायर्स विथ करंट, बाकी की जो दो वायर हैं जो यहां दिखाई गई हैं, विथ करंट I4 एंड I5 आर आउटसाइड लूप, वो लूप के बाहर हैं, वो लूप के अंदर से पास नहीं कर रही। देख सकते हो ये तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जो वायर I1, I2, I3 है वो थ्रू द लूप जा रही है, लूप के अंदर से जा रही है, इनसाइड द लूप है वो, बाकी आउटसाइड लूप है। तो एम्पियर्स ने क्या किया था, एम्पियर्स ने कहा था कि यहाँ पे ना हम ना एक डायरेक्शन देंगे लूप को, लूप में कुछ फ्लो नहीं कर रहा, करंट नहीं है लूप में, लूप भी आर्बिट्री है ना। ये लूप भी कैसा है, आर्बिट्री, रियलिटी में कोई लूप नहीं है, जैसे गॉसियन सरफेस होती थी वैसे ही एक लूप लिया गया है। ये हमारा लूप है, इसको हम नाम देते हैं एम्पीरियंस लूप, ठीक है ना। इसको हमने नाम दे दिया एम्पीरियंस लूप, जैसे वहां गॉसियन सरफेस कह देते थे, यहां से इसको नाम दे दिया हमने एम्पीरियंस लूप कह दिया, इसको नाम दे दिया है।
और इसमें ना एक अपने मन से डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, और ज्यादातर केसेस में ना हम इसकी डायरेक्शन कैसे चूज कर लेते हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। इस लूप को एक डायरेक्शन दे दी, लूप में कुछ फ्लो कर रहा है क्या, नहीं, बस ऐसे ही अपने मन से इसको एक डायरेक्शन दे दी, लूप को हमने ऐसे डायरेक्शन दे दी। आप हमेशा कोशिश करना इसको एंटी क्लॉक दो, वैसे आप कोई भी दे सकते हो, तो मैंने यहां इसको डायरेक्शन कैसी दे दी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज दे रहा हूं तो ये I1 और I2, आप थंब को ऊपर करो, इसकी वजह से फील्ड कुछ ऐसे ऐसे होंगी, तो I1 और I2 करंट पॉजिटिव माने जाएंगे और I3 नेगेटिव, यानी कि जो ऊपर की तरफ करंट जा रहे हैं इनको हम पॉजिटिव ले सकते हैं और नीचे वाले को अब हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने लूप की डायरेक्शन मानी है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ लूप, है ना, ये हमने लूप की डायरेक्शन एज्यूम की है, ये मान लिया, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, दिस इज नॉट एनी करंट, प्लीज ये मत समझना यहाँ कोई करंट जा रहा है। लूप को हमने जस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी बना दिया, एक डायरेक्शन असाइन कर दिया है कि लूप की हमने एक डायरेक्शन ले ली, ऐसे है, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन के हिसाब से I1 और I2 कैसे होंगे, पॉजिटिव करंट, और I3 कैसे होंगे, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां पे वी कैन से दैट I1 I2 आर पॉजिटिव, ठीक है ना, जैसे ही हमने लूप के डायरेक्शन लिया उसके हिसाब से, एंड I3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये डायरेक्शन हम उल्टा ले लेते, अगर हम इसकी डायरेक्शन को उल्टा ले लेते, अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले लेते, जैसे आपने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिया है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज ले लेते तो क्या होता, तो I3 मेरा पॉजिटिव होता और I1 और I2 मेरा नेगेटिव होता। अब आप कहोगे सर आप I4 और I5 के बारे में तो बोल ही नहीं रहे, उन्होंने क्या अपराध किया है, उनका अपराध ये है वो लूप के बाहर है, उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे याद रखना, उनको हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ वही वायर्स चाहिए जो लूप के बीच में से जा रही हैं, सिर्फ वही वायर जो लूप के बीच में से जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने यहां पे लूप पे कोई पॉइंट ले लिया, लेटस से यहां लूप पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे छोटी सी लेंथ कंसीडर कर रहा हूं, तो इसको मैं डीएल वेक्टर बोल रहा हूं, और इसकी लूप की डायरेक्शन थी ना ऐसे, तो इसको डीएल वेक्टर ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ लूप पे हम छोटा सा वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, छोटी सी लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, डीएल वेक्टर, क्या कंसीडर कर रहे हैं, डीएल वेक्टर। और जितनी भी वायर हैं, याद रखना, जो अंदर है और बाहर है दोनों को देख रहा हूं मैं, अब जितनी भी वायर है सबकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाल दी, जितनी भी मेरे पास वायर है उन सभी की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाल दी, और इसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर। अब आप सोचोगे बी वेक्टर क्या है, यहां पे बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल वायर, इनसाइड और आउटसाइड फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल वायर्स, जितनी भी हमारे पास वायर्स हैं सभी की, ठीक है ना, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, आउटसाइड लूप दोनों को ही कंसीडर करना है जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये वेक्टर सम है इन सभी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल वायर्स है। और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, उन्होंने बोला था अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, यानी कि बी डॉट डीएल ले लिया जाए, और पूरे लूप पे इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, और क्योंकि लूप मेरा क्लोज है इसलिए ये वाला साइन लगाना है, ये जो साइन लगाया ना मैंने गोला बनाया है, ये क्लोज इंटीग्रल के लिए किया है। आप इसको सिर्फ इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको बोलते हो इंटीग्रल, इसको अगर आप बोलोगे इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रल है, और अगर आप ऐसे बनाओगे तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब जो मेरा पाथ है वो मेरा कैसा है, क्लोज है, ठीक है ना, मतलब मैं यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, घूमता फिरता छोटे छोटे हर पॉइंट पे करते करते यहां आ जाऊंगा, यानी कि एक बार मुझे बी यहां निकालना पड़ेगा, यहां डीएल लेना पड़ेगा, एक बार बी यहां निकालना पड़ेगा, यहां डीएल लेना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे लूप पे इंटीग्रेशन कर दूं तो हमें क्या मिलता है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनसाइड लूप, ठीक है ना, टोटल करंट इनसाइड लूप। म्यू नॉट का मतलब परमिएबिलिटी है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया जा रहा है ना, इन वैक्यूम किया जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, तो यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो म्यू नॉट टाइम्स कौन कौन सा करंट है जो अंदर से जा रहा है, आप यहां से लिख सकते हो I1 प्लस I2, बट I3 को यहां पे लोगे नेगेटिव, I3 को यहां पे क्या लोगे, नेगेटिव, देख सकते हो आप, इसी को हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहते हैं। अब आपने ये देखा इस लॉ में जब हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सभी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से है, बी सिर्फ अंदर वाले करंट से नहीं है, बी बाहर वाले अंदर वाले सभी करंट की वजह से, सभी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑल वायर्स। बट जब हम राइट साइड देख रहे हैं म्यू नॉट आई, जैसे गॉस लॉ में होता था क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्जेस अंदर है बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट आई लिखना है, यहाँ पे
म्यू नॉट आई लिखना है, चार्ज की जगह करंट आएगा, पर वही करंट जो इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। और क्योंकि हमने इसको लूप को एक ये डायरेक्शन दी है, I1 I2 को पॉजिटिव लेंगे। इनको पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं, अगर हम थंब को ऊपर करें, ऐसे कर्ल्स ऑफ फिंगर बनाएं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, यानी कि ये डायरेक्शन हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने वाली है, इसलिए हम इनको पॉजिटिव ले रहे हैं और I3 को नेगेटिव, ठीक है ना। और ये वायर्स लूप के अंदर से कहीं से जानी चाहिए। दिस इज नोन एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसको शब्दों में बयां कर दो, आप बोल दो क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप, ठीक है। यही हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहलाता है, राइट, ठीक है। अब इसकी चर्चा कहां की जाती है, इसका एप्लीकेशन कहां आता है? इसका एप्लीकेशन सिमेट्रिकल सिस्टम में आएगा डेफिनेटली, जैसे गॉस लॉ था, इसका एप्लीकेशन अगर हम ध्यान से देखें फोर सिमेट्रिकल सिस्टम आता है, जहां पे सिमेट्री होती है। फोर सिमेट्रिकल सिस्टम्स हम देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब सिमेट्रिकल सिस्टम में हम इनफाइनाइट वायर को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन हमने पहले नहीं किया था ना, हमने तो एक फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया था, फाइनाइट वायर से कर दिया था, बट आप इसको यहां डिराइव कर सकते हो। मान लो एक वायर है जिसमें करंट आई है, एक ही वायर है जिसमें करंट आई है, और आपका इंटरेस्ट है कि सर किसी तरीके से ना मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए पी पॉइंट पे। मैंने कहा इसकी दूरी कितनी है वायर से, आपने कहा सर आर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट पी, और आप यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो इसका पहला एप्लीकेशन अगर हम ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड कहां मिल रहा है इसका एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट, कोई इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, कुछ करंट कैरी करिए। करंट इनफाइनाइट मत समझ लेना भैया, वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ वायर कैरिंग सम करंट, इसकी वजह से हम निकालना चाहते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। मुझे पता है अगर आप ये वायर है इनफाइनाइट है, मैं यहां किसी आर डिस्टेंस पे देखूं, या फिर आगे आर डिस्टेंस पे देखूं, या लेफ्ट साइड आर डिस्टेंस पे देखूं, या पीछे देखूं, या इधर देखूं, यानी कि हर तरफ इसके आर डिस्टेंस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यानी कि बाय सिमेट्री मैं यहां पे एम्पीरियन लूप ही सर्कुलर ले लूंगा। तो यहां पे मैं जो अपना एम्पीरियन लूप चूज करूंगा वो सर्कुलर चूज करूंगा, यानी कि यहां एम्पीरियन लूप मैंने सर्कुलर शेप का यूज किया, सर्कुलर शेप्ड एम्पीरियन लूप लिया है। यहां पे एम्पीरियन लूप को जानबूझ के कैसा लिया गया है, सर्कुलर शेप का। क्यों लिया गया है, क्योंकि मुझे पता है यहां पे वायर की दूरी आर होगी, यहां से भी आर होगी, यानी कि वायर की दूरी यहां से सेम रहेगी, और इस पूरे लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो, आप एम्पीरियन को लूप को कोई डायरेक्शन दोगे, देखा था ना हमने लूप को कोई डायरेक्शन देते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लूप, ये करंट नहीं है, याद रखना पिंक कलर से करंट नहीं दिखा रहे, लूप को कोई डायरेक्शन देते हैं, यहां पे बताया था ना कोई भी डायरेक्शन हम लूप को दे सकते हैं, यहां हमने ऐसी दी और कोशिश करते हैं एंटी क्लॉक दें। तो अब इसमें अगर करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, इसमें करंट अगर आपका ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो करंट ऊपर जा रहा है, तो ये करंट मेरा पॉजिटिव होगा, हमने डायरेक्शन ही ऐसे चूज की है। अगर आप यहाँ पे डीएल लोगे, है ना, यहाँ पे आप डीएल लोगे, वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी होगी, क्योंकि इसके अराउंड सर्कुलर लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन में होंगे, इंटीग्रेशन बनेगा बी डॉट डीएल, और ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स जो टोटल करंट है वो आई है, और यहां पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में बी डी एल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे, और यहां से आ जाएगा ये सिंपली म्यू नॉट आई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बी को आप बाहर ले जा सकते हो, कॉस 0 1 होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचा, ये आ गया म्यू नॉट आई के इक्वल, और डीएल का इंटीग्रेशन मतलब आप छोटी 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 सिर्फ लेंथ को ऐड कर रहे हो, बी तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, बी हर जगह सेम है, बी की वैल्यू यहां 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 हर जगह सेम क्यों है, क्योंकि वायर में सिमेट्री है, हर पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पे है, सिमेट्री की वजह से बी को बाहर ले लिया, और इसका इंटीग्रेशन क्या बना, छोटी 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 लेंथ को ऐड करोगे तो एक सर्कमफ्रेंस बन जाएगी 2 पाई आर रेडियस की, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा भी था ये वही आ गया है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यही फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था ना इनफाइनाइट वायर के लिए, ये वही फॉर्मूला आ गया इनफाइनाइट वायर का, जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब हम डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं यहां, क्योंकि
इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि यहाँ डेरिवेशन करते टाइम लूप हमने सर्कुलर क्यों लिया, क्यों सर्कुलर लूप लिया, हमें याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है वाई सर्कुलर लूप, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन क्या आ जाता है, वाई सर्कुलर लूप, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कुलर लूप क्यों लिया जा रहा है, ठीक है ना। सर्कुलर लूप क्यों लिया जा रहा है, स्क्वायर लूप क्यों नहीं ले लिया, ट्रायंगुलर क्यों नहीं ले लिया, क्यों लिया स्क्वायर लूप, ताकि डिस्टेंस फ्रॉम द वायर रिमेन सेम, ठीक है ना। सो दैट डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन लूप, लूप पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, एवरी पॉइंट ऑन लूप विल बी सेम फ्रॉम वायर। यानी कि आप इस पॉइंट को देख लो, इसकी दूरी भी आर है, इस पॉइंट को देख लो, इसकी दूरी भी आर है, इस पॉइंट को देख लो, इसकी दूरी भी आर है, इस पॉइंट को देख लो, इसकी दूरी भी आर है। अगर आप यहां स्क्वायर लूप ले लेते तो काम नहीं बनता। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डोंट वी टेक स्क्वायर लूप, है ना, हम ऐसा लूप क्यों नहीं लेते, है ना। अगर मैं इस तरीके से करंट ले लूं, हम इस तरीके का लूप क्यों नहीं ले लेते, स्क्वायर लूप क्यों नहीं ले लेते, एम्पीरियन लूप को स्क्वायर लूप क्यों नहीं ले सकते। स्क्वायर लूप में क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर लूप लेने में क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं होगा। आप देख सकते हो ये साइड पास है, इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, डिस्टेंस चेंजेस, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इट चेंजिंग, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या कर रहा है, इट चेंजिंग। सो बी इज नॉट यूनिफॉर्म, बी इज नॉट कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड फिर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी। वी कैन नॉट टेक स्क्वायर लूप। व्हाई नॉट स्क्वायर लूप, समझ में आ रहा है ना, व्हाई नॉट स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप को क्यों नहीं लिया जा रहा, किसी और शेप के लूप को क्यों नहीं लिया जा रहा, सर्कुलर लूप को ही क्यों लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, इसका फॉर्मूला भी हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, होलो करंट कैरिंग वायर। अब नेक्स्ट चीज है कि एक होलो करंट कैरिंग वायर होगा तो हम क्या करेंगे। एक होलो करंट कैरिंग वायर को मैं यहाँ पे सिलेंडर की शेप में बना देता हूं पहले समझाने के लिए। एक होलो करंट कैरिंग वायर को मैं आपको दिखाता हूं। मान लो कि इस तरीके से है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिलेंडर है, लेट मी जस्ट इरेज दिस, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं इस तरीके से, और इसकी लेंथ को हम इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं। होलो है, होलो से का मतलब अंदर से खोखला है। जैसे आपका पेन होता है ना, अगर आप उसमें से रिफिल निकाल दो, अंदर से होलो होता है, एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है, वैसे ही है ये, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। इनफाइनाइट लेंथ का हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, कैसा कंसीडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। कितना कंसीडर किया हमने, इनफाइनाइट लेंथ का हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, होलो सिलेंडर। मतलब एक वायर है जो अंदर से खोखली है, और मान लेते हैं करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ आई, ठीक है ना, करंट ऊपर जा रहा है कुछ आई। इसकी एक एक्सिस होगी, मतलब इसकी कुछ एक्सिस होगी। एक्सिस का मतलब है यहां से, जैसे सिलेंडर की एक्सिस होती है ना, जो इन दोनों पॉइंट्स को टच करती हुई जाए, तो आप कहोगे सर हाँ इसकी एक एक्सिस होगी। इस तरीके से हम एक्सिस दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगी, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर की एक्सिस हो गई। इसका कुछ रेडियस ले लेते हैं, सिलेंडर का कुछ रेडियस भी चूज कर लेते हैं। हमने मान लिया इसका जो रेडियस है वो कितना है, a। इसका जो रेडियस है वो कितना चूज कर लिया मैंने, a चूज कर लिया। ओके, क्लियर है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये होलो है, इसका जो भी करंट है सरफेस से, इसकी बॉडी से जाएगा, अंदर से नहीं जाएगा। अरे जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, पेन है, अंदर से अगर खोखला है तो जो भी पेंट करना है मुझे इसकी सरफेस पे करना है, अंदर नहीं भरना। वैसे करंट इसकी सरफेस से जाएगा, ऊपर से तैरता हुआ जाएगा, अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर तो ये खोखला है, तो यानी कि नो करंट इनसाइड, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नो करंट इनसाइड, अंदर कोई करंट नहीं होना चाहिए, नो करंट इनसाइड, करंट ऑन सरफेस ओनली, ठीक है ना। करंट फ्लोज थ्रू सरफेस ओनली, सारा करंट इसकी सरफेस से ही फ्लोट करके जा रहा है। ऐसे केस में अगर आप जानना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड, आप बोलो कि सर एक्सिस से एट सम डिस्टेंस आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर, और स्मॉल आर हमने यहां कंसीडर किया है क्या, ए से कम, यानी कि इनसाइड, इनसाइड सिलेंडर। हम सिलेंडर के अंदर बात करना चाहते हैं, सिलेंडर के अंदर क्या होगा,
तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे आपको एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, और अगर आपने ये एम्पीरियन लूप बना दिया तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो कर रहा है क्या? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ये एम्पीरियन लूप है, सारा करंट तो सरफेस से जा रहा है, इस लूप में तो कोई करंट है नहीं। ये देखो ये छोटा वाला लूप है, इसके बाहर से ही सारा करंट फ्लो कर रहा है, तो इस लूप में से तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। आ रहा है समझ में? करंट तो बाहर से जा रहा है, ये तो लूप अंदर है ना, इसके अंदर से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। नो करंट फ्रॉम लूप, यहां से अगर आपने ध्यान से देखा, नो करंट फ्रॉम लूप, लूप से कोई करंट नहीं आएगा। और अगर आप एम्पीरियन सर्किटल लॉ यूज करोगे, बी डॉट डी एल, इसको डालोगे म्यू नॉट आई इनसाइड, तो आई इनसाइड जीरो आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो आ जाएगी। यानी कि सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो यानी कि बी इज जीरो इनसाइड होलो सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होना चाहिए? इनसाइड होलो सिलेंडर। अगर हम होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर नहीं आएगी। हाँ, आउटसाइड देखेंगे तो ये इनफाइनाइट वायर की तरह ही काम करेगा। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि सर हमें तो किसी आउटसाइड डिस्टेंस पे चाहिए, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो आपको अपनी एम्पीरियन लूप ये लेना पड़ेगा। तो अब आपको अपना एम्पीरियन लूप ये कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। यानी कि सेकंड केस में हम कहाँ देख रहे हैं? फील्ड कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड वायर। आउटसाइड वायर का मतलब है अब मेरा जो स्मॉल आर है वो मेरा ए से बड़ा हो गया, मतलब हम आउटसाइड वायर देख रहे हैं। अब आप कह सकते हो, अब वही आंसर आएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, आप लूप को कोई डायरेक्शन लोगे, है ना, ये हमने अपना लूप लिया है, इसको आप कोई डायरेक्शन दोगे जैसे कि पहले ली थी, अब ये बिल्कुल वायर की तरह बिहेव करेगा। आउटसाइड देखेंगे मतलब जो एक पहले वायर देख रहे थे वही रिजल्ट आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। आप सोच रहे हो सरफेस पे क्या होगा? एट सरफेस, अगर आप सोचो सर वायर के सरफेस पे क्या होगा, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π, जो भी रेडियस है ए हो जाएगा। सिंपल। सरफेस पे होगी मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जीरो होगी, अंदर जीरो है, सरफेस पे है। तो यहां से हमारा मन करता है अब क्यों ना एक ग्राफ भी बना लिया जाए, ठीक है। अब इसको थ्रू ग्राफ भी समझ लिया जाए, क्योंकि ग्राफ भी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि क्यों ना हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझे, तो मैं चाहता हूं यही ग्राफ ड्रॉ कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो अगर आप यही इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा, बहुत ही सरल सा ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। आप देख सकते हो इनसाइड कैसा है, ये यहाँ पे कितना है? जीरो है। जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच रहे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो है। तो ये पहले जीरो थी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी पहले, ये जीरो ही चल रही है। कब तक? जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंचते। सरफेस पे पहुंचने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम। कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π, जो भी इसका रेडियस है। रेडियस हमने ए लिया था ना, मैं ए लिख रहा हूं, तो इसका रेडियस ए लिया था तो मैंने रेडियस ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एकदम से ये डिक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप देख सकते हो आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ये डिक्रीज करेगी लाइक दिस। तो इसका मतलब है आउटसाइड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि ये डिक्रीज करेगी लाइक दिस। सो इनसाइड ये जीरो थी, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, तो ये इस तरीके से डिक्रीज करेगी। ये सिंपल सा इसका ग्राफ है, ठीक है ना। यानी कि ग्राफ में दो ही रीजन है, वो पहले यहां से यहां जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना, और उसके बाद फिर यहां से शुरू हो रहा है और यहां आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो ये होलो वायर है, खोखली वायर है, होलो वायर है, खोखली वायर है, उसके लिए हमने डिस्कस किया है। सॉलिड करंट कैरिंग वायर के लिए क्या होगा? अगर मेरी वायर सॉलिड हो तो क्या होगा, इस पे डिस्कशन करते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखिए, यहां पे हम वायर को मान के चलेंगे कि कुछ सॉलिड है, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से हमारी जो वायर है वो अब सॉलिड है, ये हमारी सॉलिड वायर बनी है, अंदर से भरी पड़ी है, ठीक है ना। ये वायर अब अंदर से भरी पड़ी है, ये अब हमारी एक सॉलिड है, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में आपको नजर आएगा ये, ठीक है ना, एक सॉलिड सिलेंडर की तरह आपको नजर आएगा। थोड़ा सा इसको दिखा देता हूं मैं आपको अच्छे से। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम एक सॉलिड सिलेंडर की तरह ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। दिस इज लाइक अ सॉलिड सिलेंडर। तो आप देखो ध्यान से, इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं डायग्राम में। ये सॉलिड है, नीचे से भी आप देख सकते हो ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब अंदर खोखलापन नहीं है, इसके अंदर भी करंट हो सकता है, इनफाइनाइट ही है। ये भी कैसा है? इनफाइनाइट सिलेंडर है, इनफाइनाइट हाइट है, ठीक है।
इसकी भी जो हाइट हम कंसीडर करेंगे वो कैसी कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का, मतलब इसकी भी लेंथ हम इनफाइनाइट ले रहे हैं और इसमें करंट मान लेते हैं ऊपर, इसमें भी कितना करंट जा रहा है, आई, ठीक है। बट अब अगेन इसकी एक्सिस सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, इसकी सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास होती भी जाए, यानी कि ये मान लेते हैं इसकी एक्सिस है, ठीक है। लेट्स जस्ट कंसीडर द एक्सिस, ये हमने क्या मान ली, इसकी एक्सिस है। अब हमें फिर वही करना है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस है, यहां से डिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस लेके दिखाता हूँ। मान लेते हैं यहां से हम आर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ बात कर रहे हैं हम, आर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो सम आर डिस्टेंस पे यहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे कहीं आर डिस्टेंस पे देखने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे एम्पीरियन लूप कंसीडर करना पड़ेगा, ये तो ये मेरा लूप होगा एम्पीरियन लूप, ठीक है ना। ए लूप लिख दूं इसको या फिर एम्प लूप लिख देता हूं, इन शॉर्ट ये मेरा एम्पीरियन लूप होगा। अब इससे करंट जीरो नहीं जाएगा, अब इसमें से करंट पास करेगा। और अगर आप देखना चाहते हो इससे कितना करंट पास करेगा, तो आप देख लो टोटल करंट आई है, तो टोटल एरिया देख लो। अगर आप इसका रेडियस ले रहे हो ए और लूप का रेडियस कितना है आर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हमें चाहिए इतने हिस्से से कितना करंट निकलेगा, इतने हिस्से से, तो ये एरिया के रेशियो में आएगा। यानी कि अगर आप देखना चाहते हो आई इनसाइड, ठीक है ना, यहां से आई इनसाइड देखना चाहते हो तो वो कितना होगा, टोटल करंट है आई इंटू छोटा वाला एरिया डिवाइडेड बाय बड़ा वाला एरिया। तो छोटा वाला एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा वाला एरिया क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर, यानी कि यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यानी कि आप इतने हिस्से से देखना चाहते हो कितना करंट बाहर आएगा, तो आप देखो टोटल एरिया जो है उससे टोटल करंट बाहर आ रहा है, तो छोटे वाले एरिया से टोटल एरिया को डिवाइड कर दो और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड, ऐसे हम कर सकते हैं। यानी कि यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, बी इनसाइड निकालने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं, इनसाइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आर जब मेरा ए से छोटा है, इनसाइड देख रहे हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बी डॉट डीएल, यहां पे हम देख सकते हैं बी डॉट डीएल, और इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई इनसाइड, इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। और यहां पे अगर हम देखें, यहां पे वही आ जाएगा बी इंटू टू पाई आर, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे 2 पाई आर होगा, यूनिफॉर्मली यहाँ पे हर जगह फील्ड सेम होगी। और म्यू नॉट आई इनसाइड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहां से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर और इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई और आर और नीचे आ जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हो एक आर ने आर को कैंसिल कर दिया, तो ये इनसाइड आ गया। किसके प्रोपोर्शनल है, यहां पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल आ रही है आर के, यानी कि वो बढ़ेगी। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो नहीं है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, क्योंकि करंट मेरा पूरे लूप से बाहर आ रहा है। आई इनसाइड जीरो नहीं है, आई इनसाइड इज नॉट जीरो, इस केस में पहले जीरो था बट अब आई इनसाइड जीरो नहीं है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है और प्रोपोर्शनल टू आर है। हाँ, एक्सिस पे कोई पूछे, है ना, एट एक्सिस, है ना, एट एक्सिस पे कोई पूछे, एक्सिस का मतलब है आर को आपको क्या डालना पड़ेगा, जीरो, एट एक्सिस यानी कि आर को डाल दोगे जीरो। हाँ, वहां मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे हमेशा जीरो आ जाएगी इसकी। हाँ, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बट एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। सरफेस पे अगर मैं ध्यान से देखूं, वैसे ही जैसे हम पहले देख रहे थे, यहां पे अगर आप क्या बोल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस, अगर आप सरफेस की बात कर रहे हो तो यहां से फॉर्मूला वही आ जाएगा जो पहले था, म्यू नॉट और जो टोटल करंट है, ठीक है ना, म्यू नॉट और टोटल करंट है मेरा आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। और आउटसाइड सेम फॉर्मूला, आउटसाइड फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस का मतलब था आर को ए डाल दो, और आउटसाइड का मतलब है आप यहां आर को डाल सकते हो ग्रेटर देन ए, उसमें फिर इस फॉर्मूले को नहीं यूज करना। आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ इनसाइड के लिए, प्लीज याद रखना, ये आउटसाइड के लिए नहीं है। आउटसाइड के लिए वही फॉर्मूला होगा जो हमने पहले पढ़ा था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आउटसाइड वाले फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आप आउटसाइड निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ये एम्पीरियन लूप चाहिए, ठीक है ना। इस लूप में अगर आप आई इनसाइड देखोगे तो वो आई ही हो जाएगा, यानी कि इससे टोटल करंट ही बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा लूप है, इस लूप के अंदर टोटल करंट आई ही बाहर आ रहा है। जब हम अंदर वाले लूप में देखेंगे तो यहाँ आई इनसाइड ये हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर वाले लूप में आई इनसाइड ये हो जाएगा आर लेस देन ए के लिए। अदरवाइज आप देख सकते हो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर आप लूप बाहर ले रहे हो
तो आई इनसाइड आई हो जाएगा, अगर आप अंदर ले रहे हो तो आई इनसाइड आई से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। इतने छोटे से एरिया से कम करंट निकलेगा। अगर आप एरिया बिल्कुल सरफेस पे ले लोगे तो टोटल करंट निकलेगा, बाहर जाओगे तो भी टोटल करंट निकलेगा। तो ये तीन फॉर्मूला हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अब हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहां ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर की बात करें तो हमने देखा था पहले ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल थी, स्ट्रेट लाइन आएगा, बी प्रोपोर्शनल टू आर था, स्ट्रेट लाइन आ रहा है सबसे पहले। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जीरो कहाँ है, एट आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू ए पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, और उसके बाद ये फील्ड डिक्रीज करेगी लाइक दिस, तो बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ठीक है ना। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा हमारा इस केस में। ये सॉलिड के लिए है, सॉलिड कंडक्टिंग वायर, ये सॉलिड वायर के लिए है। पहले हमने होलो वायर के लिए देखा था, तो आपने देखा था ये रीजन नहीं आया था, उसमें ये रीजन शांत था, जीरो था, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। इसमें पहले स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है और बाहर डिक्रीज कर रही है, अंदर बढ़ रही है सरफेस तक आते आते, फिर डिक्रीज कर रही है। उसमें सरफेस पे थी, अंदर थी ही नहीं और बाहर डिक्रीज कर रही थी, ठीक है ना, बाहर तो ये डिक्रीज ही करेगी। ओके, ये हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, आप देख सकते हो। हमने दोनों केसेस देखे हैं, होलो सिलेंडर वाला भी देखा है, उसका ग्राफ वैसे था, सॉलिड सिलेंडर वाला भी देखा है, इसका ग्राफ ऐसे है। आउटसाइड कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनसाइड दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। ये ग्राफ हम देख सकते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन कह रहा है, A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field at a radial distance A by 2 and 2A. तो यहां पे आप समझेंगे यह सॉलिड वायर है। पहली बात तो यह वायर कैसी है, हमारी सॉलिड वायर कंसीडर की जाएगी। दिस इज नॉट होलो, सॉलिड। सबसे पहले आपसे बोल रहा है A by 2 डिस्टेंस पे। अगर आपको A by 2 डिस्टेंस पे देखना है, ये वाले डिस्टेंस पे, तो कौन सा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, इनसाइड वाला। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, केस 1 पहले वाले केस में, यानी कि अगर मुझे इस डिस्टेंस पे देखना है तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है बी इनसाइड वाला, जो फॉर्मूला था म्यू नॉट, और जो मेरा करंट है लेटेस्ट से वो कितना है आई, और फॉर्मूले में यहाँ क्या था आर, और डिवाइडेड बाई कितना था 2 पाई, और जो भी हमारा रेडियस है उसका स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना इनसाइड वाला। अब आर की जगह हम कितना डाल देंगे यहाँ a बाई 2, तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ a बाई 2 है तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। समझ में आ रहा है। और अगर आप आउटसाइड देख रहे हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ अंदर के लिए होता है, बाहर लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी। ये फॉर्मूले में अगर आप आर की जगह 2a डाल दोगे गड़बड़ हो जाएगी, नहीं करना, वो गलती करते हैं, ये फॉर्मूला रट जाते हैं। ये इनसाइड के लिए है, सिर्फ आउटसाइड के लिए नहीं है। आउटसाइड तो हमें पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना। ये तब है जब आर रेडियस से बड़ा हो जाए, यानी कि यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और रेडियस की जगह 2a, क्योंकि दूसरा डिस्टेंस हमें 2a दिया गया है, यानी कि यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो आप देख सकते हो दोनों सेम आ गई, यानी कि a बाई 2 डिस्टेंस और दूसरा हमने कहा निकाला था 2a पे, दोनों पे क्या आ गई, सेम आ गई। तो अगर आप रेशियो लोगे b1 और b2 का, यहां से रेशियो लोगे b1 बाई b2, तो ये तो 1:1 ही आ जाएगा, यानी कि ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। क्लियर है, ठीक है ना। सो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं और डिस्कशन करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सेशन को, पर याद रखना आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। आज इतना ही रखते हैं इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, स्क्वायर लूप के हिसाब से भी बताऊंगा, स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उस तरीके के क्वेश्चन। बट आप लोग खुद भी ट्राई करना, आप लोगों के लिए होमवर्क है, कोशिश करना है स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की। फिर हम डिस्कशन करेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना, शुरुआत वहीं से करेंगे। पर तब तक के लिए आप लोग अच्छे से चीजों को रिवाइज करो। होमवर्क पे मैं आपको कहूंगा आप डीपीपी प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम हो जाए डीपीपी प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास मॉड्यूल है, जिनके पास है उनकी बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 करो। अगर आप देखोगे तो आपको ऐप पे भी मॉड्यूल मिल जाएगा, नहीं है तो आप डीपीपी प्रैक्टिस करो, ठीक है।
अब इस सेशन को समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, सी यू सून, बाय।